हेलो गाइस, यहाँ से हम लोग अपने लेक्चर नंबर SM37 को कंटिन्यू कर रहे हैं। और लेक्चर नंबर SM37 तक हम लोगों ने थ्री फेज़ इंडक्शन मशीन के ऊपर बात किया था। और इंडक्शन मशीन में भी आपका यहाँ पे पूरा पूरा मोटर का कॉन्सेप्ट चल रहा था, राइट, यानी थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर। अभी इसमें दो टाइप्स बनेगा, क्योंकि हम लोग दो तरीके के डिफरेंट डिफरेंट रोटर को यूज़ कर रहे थे। जैसे आपका स्लिप रिंग, तो स्लिप रिंग का क्या एडवांटेज था कि यहाँ पे आप एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं और अपने स्टार्टिंग टॉर्क को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और फिर हम लोगों ने केज के ऊपर भी बात किया था, तो इसमें आपका एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो अभी इन दोनों टाइप्स में हम लोगों ने देखा था भाई कि कैसे ये सेल्फ स्टार्ट बनता है, यानी इसमें कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप होता है, राइट। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था कि लोड एंगल एक्चुअली में होता क्या है। उसके बाद फिर हम लोगों ने इसी में रोटर फ्रिक्वेंसी के ऊपर बात किया था, और रोटर फ्रिक्वेंसी जो है कैसे स्लिप के ऊपर एक तरीके से डिपेंडेंट होता है। और लास्ट में हम लोगों ने एक 2 मिनट का अप्रॉक्स एक स्टार्टर का प्रैक्टिकल वीडियो देखा था, जिसमें स्टार्टिंग में एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या कर रहा है, काफ़ी हैवी करंट खींच रहा है, ठीक है। तो अभी जो आपका यहाँ से लेक्चर बनेंगे, जैसे अभी ये लेक्चर नंबर 38 हो जाएगा आपका, या फिर 39 40 जो भी आपको लेक्चर्स मिलेंगे भाई, 2 से 3 लेक्चर, एट द एंड आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कोई भी इंडक्शन मोटर, फिर चाहे सिंगल फेज हो या फिर थ्री फेज हो, ये स्टार्टिंग में इतना हैवी करंट क्यों खींचता है, ओके। और हम लोग जो है यहाँ पे ये भी कंफर्म हो जाएंगे, या फिर कहिए ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि जो आपका इंडक्शन मशीन होता है वो कैसे ट्रांसफार्मर के साथ एकदम हूबहू मतलब सिमिलर होता है, ठीक है। जैसे आपका ट्रांसफार्मर है उसी तरीके से ये भी कहीं ना कहीं मतलब मैच कर जाता है भाई, ठीक है। जैसे नो लोड पे आपका मैच कर जाएगा, या फिर कहिए शॉर्ट सर्किट कंडीशन में मैच कर जाएगा, ठीक है। तो वो सब धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल ये जो आपका लेक्चर नंबर 38 बन रहा है, इसमें हम लोग पूरा का पूरा रोटर के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। रोटर कहने का मतलब हम लोग यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग के ऊपर काम करेंगे भाई, ठीक है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या क्या काम करेंगे, सबसे पहले तो रोटर करंट देखेंगे, I2 का क्या वैल्यू होगा, पूरा कैलकुलेशन चलेगा अभी, ओके। तो पेशेंस आपको रखते हुए चलना है। अभी तो आपको बस थ्योरी पता है कि आपका क्या है, स्टेटर में आपने थ्री फेज सप्लाई दिया, ठीक है। और आपका यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एक तरीके से सेटअप हुआ, और ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है आपके रोटर के कंडक्टर को एक तरीके से कट कर रहा है, और उसके कारण रोटर के कंडक्टर के अंदर क्या हुआ, एक तरीके से ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है। और क्योंकि रोटर का जो कंडक्टर है या फिर कहिए जो भी वाइंडिंग है वो एक तरीके से शॉर्टेड है, या फिर कहिए वो कंप्लीट सर्किट है, तो उसके अंदर आपका एक करंट फ्लो होगा I2, क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग है इसलिए मैं यहाँ पे I2 लिख रहा हूँ, राइट। तो ये तो थ्योरेटिकल है ना। अब इस I2 का क्या इक्वेशन बनेगा, या फिर कहीं इसका क्या मैग्नीट्यूड होगा, या फिर कहीं इस ईएमएफ का क्या मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। तो वो सब अभी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो अभी इसमें देख लीजिए, रोटर करंट के बारे में आपको समझ में आएगा, रोटर ईएमएफ के बारे में समझ में आ जाएगा, रोटर लीकेज रिएक्टेंस के बारे में समझ में आ जाएगा, रोटर एम्पिडेंस के बारे में समझ में आ जाएगा, रोटर पावर फैक्टर के बारे में समझ में आ जाएगा। इतना कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग थोड़ा सा पावर फ्लो डायग्राम के ऊपर फोकस करेंगे, यानी इंडक्शन मोटर में कैसे कैसे आपका पावर एक तरीके से फ्लो होता है, और लास्ट में कैसे आपके बचे हुए पावर शाफ्ट पे आपको मिलता है, ठीक है, विथ इक्वेशन के साथ, ठीक है। इक्वेशन के आने का मतलब एयर गैप पावर का क्या इक्वेशन होगा, या फिर कहिए आपका जो शाफ्ट पावर मिलेगा उसका क्या इक्वेशन होगा, राइट। यानी यहाँ पे पूरा पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन चलेगा भाई। उसके बाद लास्ट में हम लोग रोटर का एक तरीके से सर्किट मॉडल डिज़ाइन करेंगे, यानी इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। जैसे अगर आपने ट्रांसफार्मर पढ़ा है, तो ट्रांसफार्मर को हम लोगों ने क्या कर रखा है, दो वाइंडिंग दिखा रखा है इस तरीके से। तो इसको हम लोग क्या करते हैं भाई, इसको हम लोग ईजी रखने के लिए, क्योंकि दो वाइंडिंग में कैलकुलेशन करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, फिर इसको एनालाइज करना काफ़ी डिफिकल्ट है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, इस तरीके का रजिस्टेंस हो गया, मान लेते हैं R1 प्राइमरी वाइंडिंग का, ये X1 हो गया। फिर हम लोग यहाँ पे कोर लॉस को दिखाते हैं, और फिर मैंने आपको बताया था कि कोर लॉस को हम लोग इसी तरीके से, यानी एक रेजिस्टेंस और एक रिएक्टेंस से पैरेलल में ही क्यों दिखाते हैं, सब बताया हुआ है आपका, राइट। ये आपका वाइंडिंग हो गया प्राइमरी, और इस साइड में आपका फिर सेकेंडरी वाइंडिंग, इधर आपका एक तरीके से R2 हो जाएगा सेकेंडरी वाइंडिंग के चलते रेजिस्टेंस, ये आपका JX2, राइट। और यहाँ पे हम लोग लोड लगा रहे थे, और इसमें भी फिर क्या कर रहे थे, इसको छोटा करने के लिए ये जितना भी आपका सेकेंडरी साइड में पैरामीटर है, जैसे यहाँ पे जो आपका E2 होगा, तो E2 को भी हम लोग इस साइड में भेजेंगे, R2 को भी इस साइड में भेजेंगे, इसको भी इस साइड में भेजेंगे। तो ओवरऑल क्या था, एक सिंगल सर्किट बन जा रहा था भाई, ठीक है। यानी हम लोगों ने क्या किया, कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को एक छोटे से नेटवर्क में इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भाई इंडक्शन
मोटर के लिए भी इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाएंगे, या फिर कहीं इंडक्शन मशीन के लिए हम लोग यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो इन सब को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको रिवाइज करवाता हूँ ईएमएफ के बारे में। ऑलरेडी ये आपका ड्राइव किया हुआ है कि ईएमएफ इक्वल टू 2 पाई फ्रिक्वेंसी इंटू फ्लक्स इंटू के डब्ल्यू जहाँ पे आपका वाइंडिंग फैक्टर है। वाइंडिंग फैक्टर मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में जब हम लोग डीसी मशीन पढ़ रहे थे कि ये प्रोडक्ट होता है केडी यानी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और कॉइल स्पैन फैक्टर का, और ये आपका एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज का है। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा हम लोग बुक के साथ सिंक्रोनाइज होते हैं। ये आपका चल रहा है चैप्टर नंबर 6 पीएस भिमरा पॉलीफेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो अगर आपको भाई याद होगा तो मैंने यहाँ से आपका स्टार्ट नहीं करवाया था। ठीक है, ये जो आपका दिया हुआ है ये सब मैंने आपको नहीं बताया है इसमें, और ना ही मैंने ये सब बताया। अभी हम लोग ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने डायरेक्ट स्टार्ट किया था प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन से। ठीक है, जिसमें आपका क्वेश्चन बना था कि सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होता है और वही 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट क्यों हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग का स्टार्ट हुआ था ये इंडक्शन मशीन का पूरा कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। ठीक है, कि पूरा लेंस लॉ के हिसाब से ये रोटेट करने लगता है ताकि इसके अंदर से जो फ्लक्स चेंज हो रहा है उसको क्या कर सके, रोक सके, अपोज कर सके, उस चेंज को कम कर सके। ठीक है, उस यहाँ पे फिर हम लोगों ने एक ये फोटो समझा था जिसमें हम लोगों ने प्योर रेजिस्टिव मान के चला था सर्किट। तो जब आपका मैक्सिमम ईएमएफ था उसी समय आपके रोटर के अंदर मैक्सिमम करंट आया था। ठीक है, फिर हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड समझा था और फिर हम लोगों ने यहाँ पे फेजर डायग्राम बना था। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे प्रैक्टिकल एजम्पशन लिया था, यानी इसके अंदर अब हम लोग लीकेज रिएक्टेंस यानी रोटर के अंदर क्या कर रहे हैं, एक तरीके से रिएक्टेंस को भी लेकर के चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि अब जो है आपका इसमें मैक्सिमम ईएमएफ होगा, तो सीधी सी बात है ये आपका नॉर्थ साउथ जो है प्राइमरी वाइंडिंग का ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, नहीं थीटा 2 डिग्री शिफ्ट होगा, तभी इसके अंदर क्या होगा, मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। ठीक है, फिर ये डायग्राम और फिर इसका फेजर डायग्राम समझा था। उसके बाद आगे में हम लोगों ने स्क्वायरल केज के लिए देखा था। तो स्क्वायरल केज में भी कैसे एक तरीके से टॉर्क डेवलप होता है ये भी हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ पे हम लोगों ने भाई एक फ़ोटो, दो फोटो, उसके बाद फिर ये वाला फ़ोटो और फिर ये वाला फ़ोटो हम लोगों ने समझा था। राइट, उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि स्क्वायरल केज में क्या है कि आप एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर सकते हैं। वही अगर हम लोग वाउंड रोटर की बात करें तो इसमें आपका स्टार्टिंग टॉर्क कंट्रोल किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं रोटर सर्किट में, उसके चलते आपका लोड एंगल क्या हो जाएगा, आपके कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने आपको यहाँ पे 2-3 लाइन भी दिखाया था कि मतलब इससे सब बताया हुआ है भाई। ओके, उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्ट रोटर फ्रिक्वेंसी को डिराइव किया था। ठीक है, तो अभी तो भाई हम लोगों ने यहाँ तक कवर किया हुआ है। ठीक है, लेकिन ये जो स्टार्टिंग का पोर्शन था ना, ये स्टार्टिंग का पोर्शन ये सब मैंने आपको नहीं बताया। इसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छुपा हुआ, और एक ये टॉपिक है इंडक्शन मोटर एज अ ट्रांसफार्मर। क्योंकि मैंने बताया है कि इंडक्शन मोटर को क्या कर सकते हैं हम लोग एज ए ट्रांसफार्मर की तरह भी, एक तरीके मतलब जैसे ट्रांसफार्मर है ना भाई, वही सेम प्रॉपर्टी आपके इंडक्शन मोटर में भी आता है, लेकिन हर जगह नहीं होगा, कहीं कहीं केस बनेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना मैनी रिस्पेक्ट्स। ठीक है, मतलब पूरा ये ट्रांसफार्मर नहीं हो सकता है, बट कहीं कहीं आपका मैच कर जाएगा ट्रांसफार्मर की बिहेवियर की तरफ। जैसे अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन में मैच करेगा ये। ठीक है, अंडर नो लोड कंडीशन में मैच करेगा आपका ये। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, जनरलाइज ट्रांसफार्मर, या फिर कहीं जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है वही आपके इंडक्शन मोटर में भी एक तरीके से मैच कर जाएगा। ठीक है, तो ये सब कैसे आता है इसे हम लोग बात करेंगे। राइट, उसके बाद फिर आपको ये भी समझ में आएगा कि आपका इंडक्शन मोटर जो है स्टार्टिंग करंट आपका 30 to 50% एक्स्ट्रा क्यों खींचता है फुल लोड करंट के मुकाबले। इसका पावर फैक्टर जो होता है इतना लो क्यों होता है। ठीक है, लो मतलब देख रहे हैं यहाँ पे पावर फैक्टर कितना 0.15 इतना लो होता है इसका। ठीक है, तो आपको बहुत कुछ यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो अभी फ़िलहाल पेशेंस रख करके आपको समझना है, और अभी हम लोग थोड़ा सा बुक में आगे बढ़ रहे हैं। आगे हम लोग को यहाँ पे स्टार्ट करना है रोटर ईएमएफ करंट एंड पावर। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग कवर कर लेंगे ये पूरा। उसके बाद फिर आपका इधर कैलकुलेशन है। ठीक है, तो अभी भाई हम लोग यहाँ तक कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आगे इसी लेक्चर में हम लोग यहाँ पे इसको कवर करेंगे रोटर सर्किट मॉडल। ठीक है, ये पूरा डायग्राम, एक ये वाला और एक ये वाला। ओके, तो अभी इसको स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे पहुँचते हम लोग। ठीक है, इसमें हम लोग को यहाँ पे देखना ईएमएफ इक्वेशन को लेकर के 256 में ऑलरेडी बताया हुआ, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, या फिर थोड़ा सा आप देख लीजिए। ठीक है, कहाँ पे मैंने बताया था।
256 नंबर पेज पे आते हैं हम लोग। देखिए देखिए भाई, ये सब आपका सारा बताया हुआ है। शॉर्ट पिच कॉइल अगर लेकर के चल रहे हैं तो उसमें आपका जनरेटेड ईएमएफ क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट जो आया था हम लोग का √2 पाई FR। अब FR मतलब ये रोटर फ्रिक्वेंसी मत समझिए आप, ठीक है, बस समझिए फ्रिक्वेंसी है, नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज, और यहाँ पे पावर, ये फ्लक्स, और ये आपका जो आपका केपी जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने केपी को यहाँ पे मेंशन किया ना, कॉस एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 2 क्या है, केपी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने केपी को मेंशन किया हुआ है। और फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग भी लाएंगे इसमें, तो सीधी सी बात इसमें केडी भी आ जाएगा, और केडी और यहाँ पे केपी आ गया। इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग सीधे सीधे किससे रिप्लेस कर सकते हैं, KW से रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने वाइंडिंग फैक्टर भी बताया था आपको, KD इंटू KP, और जब हम इसको पूरा कर लेंगे एनालिसिस, तो पर फेज EMF क्या होता है आपका √2 पाई F, यानी फ्रीक्वेंसी आपका KW1, मतलब क्योंकि ये 3 फेज़ का चल रहा था तो एक एक फेज़ में ये आपका फेज़ A हो सकता है, फेज़ B हो सकता है, ठीक है। उसमें भी आपका ये हार्मोनिक्स चल रहा था ना, ठीक है। तो हम लोग उसमें मतलब नहीं है भाई, हम लोग फंडामेंटल को पकड़ेंगे, ठीक है। ये आपका फंडामेंटल EMF इक्वेशन होता है √2 पाई F, यहाँ पे वाइंडिंग फैक्टर इंटू नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज, और ये आपका जो फ्लक्स 1 है, ठीक है। मतलब फ्लक्स 1 मतलब ये भाई हार्मोनिक्स को भी कंसिडर किया जा रहा है, ठीक है। फेज़ 1 का ये फंडामेंटल हुआ, उसके बाद फेज़ 1 का ही ये थर्ड हार्मोनिक हुआ, इसलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी F था यानी फंडामेंटल का, तो यहाँ से 3 गुना कर दिया, मतलब क्या, ये तिगुना फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है। उसी तरीके से आपका 5th हार्मोनिक होगा, 7th हार्मोनिक होगा, तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना, हम लोग सीधे सीधे फंडामेंटल पे बात कर रहे हैं, ओके। देखिए अब हम लोग यहाँ से भाई अपना कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं रोटर के लिए, EMF के लिए देखेंगे, करंट के लिए देखेंगे, और पावर के लिए देखेंगे। सबसे पहले आप इमेजिन कीजिए, ये हम लोग के पास एक 3 फेज़ का स्टेटर है, इसमें वाइंडिंग किया हुआ 3 फेज़ का, इसमें मैंने यहाँ पे बैलेंस सप्लाई दिया है A B C। तो सीधी सी बात है, इसके अंदर क्या होगा, आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। मान लेते हैं नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक तरीके से रोटेट कर रहा है। और अभी समझने के लिए हम लोग मान के चल रहे हैं, ये जो आपका मेन फ्लक्स है स्टेटर का, ये 300 RPM पे एक तरीके से और रोटेट कर रहा है, ठीक है। और 300 RPM पे रोटेट करने का मतलब क्या, आगे यहाँ पे 2 पोल हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी इंडियन फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आपका 50 हर्ट्स, राइट। अब हम लोग यहाँ पे फर्स्ट केस मान करके चलें, तो फर्स्ट केस में भाई हम लोग स्टैंड स्टील लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आप इसमें सप्लाई दीजिएगा 3 फेज, तो उसी सेम इंस्टेंट पे आपका ये रोटर नहीं घूमने लगेगा, क्योंकि रोटर में क्या होता है, आपका मास है, इसमें इनर्शिया है, ठीक है। तो ये अभी भी रुका हुआ रहेगा। तो एट स्टैंड स्टील पे आपको पता है, अगर हम लोग भाई स्लिप स्पीड की बात करें, ठीक है, स्लिप स्पीड क्या बताता है आपका, जो आपका स्टेटर फ्लक्स है वो कितने स्पीड पे चल रहा है, और रोटर का जो कंडक्टर है वो कितने एक तरीके से स्पीड पे चल रहा है, ठीक है। इनके बीच में हम लोग रिलेटिव डिफरेंस देखते हैं स्पीड का। तो अभी तो भाई अगर हम लोग देखें स्लिप स्पीड एट स्टैंड स्टील पे, तो कितना हो जाएगा, NS माइनस NR। तो NR तो अभी मेरा 0 है, NS मैंने समझने के लिए यहाँ पे 3000 मान के चला हुआ, ठीक है। यानी 3000 RPM का क्या है, एक तरीके स्लिप स्पीड है। यानी अभी क्या होगा, इन रोटर के कंडक्टर को मैक्सिमम एक तरीके से फ्लक्स चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो फ्लक्स एक तरीके से गोल गोल घूम रहा है, मतलब क्या, इन कंडक्टर के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, एक तरीके से चेंज हो रहा है। तो इस रोटर के कंडक्टर के अंदर क्या होगा, EMF इंड्यूस्ड होगा, राइट। लेकिन भाई अभी रोटर के अंदर आपने क्या किया हुआ है, 3 फेज का वाइंडिंग किया हुआ है, ठीक है। तो और यहाँ पे वाउंड रोटर भी ले सकते हैं, ठीक है। वाउंड रोटर लेकर के चलेंगे तो ज़्यादा बेटर है। ऐसे तो मैं यहाँ पे स्क्वायरल केज बना दिया, ठीक है। इसमें 8 एल्युमिनियम बार्स दिखा दिया है मैंने, ठीक है। तो आप वाउंड रोटर लेकर के चलें, ज़्यादा ईजी होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको साफ साफ पता चलता है कि 3 फेज वाइंडिंग क्या है। स्क्वायरल केज में क्या होता है भाई, कि इसमें आपका ये ऑटोमेटिक क्या होगा, 3 फेज के लिए पाथ बन जाता है, ठीक है। उसी हिसाब से करंट फ्लो होता है, उसी हिसाब से आपका मैग्नेट बनता है, क्योंकि रोटर के अंदर भी क्या चाहिए, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनना चाहिए ना। वो भी क्या होता है, NS के स्पीड पे घूमता है, ठीक है। तभी ना ये एक तरीके से यहाँ पे लोड एंगल एक तरीके से कांस्टेंट बना हुआ रहेगा इनके बीच में, स्टेटर फ्लक्स और रोटर फ्लक्स के बीच में, और एक बार टॉर्क एक तरीके से डेवलप होगा, ओके। तो अभी वाउंड रोटर आप इमेजिन कीजिए, आपके रोटर पे क्या है, 3 फेज वाइंडिंग किया हुआ है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे भाई पर फेज पे बात कर रहे हैं, ठीक है। पर फेज मतलब सिर्फ और सिर्फ एक फेज पे लेकर के चलेंगे, राइट। तो सीधी सी बात है, ये नॉर्थ एंड साउथ है, इसको ऐसे समझ सकते हैं भाई, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। इसको समझिए गोल गोल घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट।
और यहाँ पे आपके कॉइल्स रखे हुए हैं, ठीक है। अब कॉइल्स को मैं कैसे दिखाऊं, ये मान लेते हैं आपका रेफरेंस है, ठीक है। तो दूसरा कॉइल आपका एक इस तरीके से कॉइल रखा हुआ है और एक इस तरीके से कॉइल रखा हुआ है, ठीक है। ये 3 कॉइल रखे हुए हैं ऐसे। ये मान लेते हैं आपका ए डैश, उसका फिर 120 पे मान लेते हैं बी डैश, फिर इससे 120 पे ये सी और ये सी डैश, ठीक है। तो खुद सोचिए आप, यहाँ पे इजी रखने के लिए इस नॉर्थ साउथ को आप रोक दीजिए, ठीक है। इमेजिन कीजिए नॉर्थ साउथ स्टेशनरी है, हम लोग अपने इन तीनों कंडक्टर को एक तरीके से घुमा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये तीनों कंडक्टर क्या होगा, रोटर पे एक तरीके से इनबिल्ट होगा ना, उसमें घुसाया हुआ रहेगा स्लॉट्स में, ठीक है। तो सीधी सी बात है भाई, नॉर्थ एंड साउथ के सामने अभी इस इंस्टेंट में क्या है, ए और ए डैश एकदम क्या है, बीचों बीच है ना। इसका मतलब क्या है, ए और ए डैश में क्या होगा, मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, राइट। तो एट इंस्टेंट एक ही फेज में आपका मैक्सिमम होगा ना, समझ रहे बात को। इसलिए हमने यहाँ पे पर फेज एक तरीके से कैलकुलेशन करते हुए चलेंगे यहाँ पे। तो इतना समझिए, एट स्टैंड स्टिल पे आपका स्लिप स्पीड अभी यहाँ पे 3000 आरपीएम है। उस बेसिस पे आपका क्या होगा, इस रोटर के कंडक्टर के अंदर क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। अब आपको पता है जो भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा भाई, उसका मैग्नीट्यूड हम लोग को पता है, ठीक है। ये हो जाए आपका √2 पाई इनटू, अगर हम लोग यहाँ पे एफ की बात करें तो यहाँ पे मैं एफ आर लिखूंगा, क्योंकि रोटर का एक तरीके से कैलकुलेशन हो रहा है और रोटर के अंदर जो फ्रीक्वेंसी हो तो हम लोग क्या बोलते हैं, एफ आर बोलते हैं, ठीक है। इनटू आपका जो फ्लक्स, फ्लक्स कहने का मतलब देखिए, इसमें भाई क्या होता है, जैसे अगर हम लोग ट्रांसफार्मर के साथ कोरिलेट करें तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मैंने प्राइमरी में एक्साइटेशन दिया, तो सीधी सी बात इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके अंदर क्या होगा, एक मेन फ्लक्स सेटअप होता है, राइट। और इधर अगर मैं लोड लगा दूँ सेकेंडरी में, तो सीधी सी बात है इसके चलते भी क्या होगा, आपका एक अपोजिट फ्लक्स डेवलप होता है जो कि इस मेन फ्लक्स को अपोज करेगा। अगर ये इधर से जा रहा है तो ये आपका इधर से जाता है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल क्या होता है, दोनों के इफेक्ट के चलते इस पूरे मशीन के अंदर एक ही मेन फ्लक्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। यानी भाई दो वाइंडिंग होने के कारण भी क्या है, इस पूरे ओवरऑल ट्रांसफार्मर के अंदर एक ही फ्लक्स एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे होता है। देखिए ये खुद का इसका क्या है, नॉर्थ एंड साउथ, एक तो ये फ्लक्स हुआ, ठीक है। अब रोटर के कंडक्टर के अंदर ईएमएफ आएगा, उसके चलते करंट आएगा, ठीक है। उसके चलते आपका एक और फ्लक्स बन रहा है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, वो भी क्या हो रहा है, एक तरीके से एनएस के स्पीड पे गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। तो दोनों आपस में एक तरीके से इंटरेक्ट करके ओवरऑल जो आपके मशीन में फ्लक्स होता है वो एक ही फ्लक्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि जब हम लोग रेटेड पे, यानी रेटेड स्पीड पे जब घूमता है ना भाई आपका इंडक्शन मोटर, तो उस केस में क्योंकि ये रोटर खुद एनआर के स्पीड पे घूम रहा है, मान लेते हैं 2800 आरपीएम पे घूम रहा है, तो सीधी सी बात है रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, 3000 में से आप 2800 माइनस कीजिए तो नेट ओवरऑल 200 आरपीएम का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो इसके चलते जो आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा इनके अंदर वो काफ़ी स्मॉल होता है, करंट भी आपका काफ़ी स्मॉल होता है। तो उसके चलते जो आपका फ्लक्स बन रहा है वो क्या है, एक तरीके से काफ़ी स्मॉल होगा एज़ कम्पेयर टू आपका जो स्टेटर का मेन फ्लक्स होता है उसके मुकाबले, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, फ्लक्स का हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। बस आप इमेजिन कीजिए कि इसके अंदर एक ही फ्लक्स एग्जिस्ट कर रहा है, रोटर का फ्लक्स और स्टेटर का फ्लक्स एक दूसरे के साथ कोरिलेट करके एक ही ओवरऑल फ्लक्स बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का एक फ्लक्स आएगा, ठीक है, क्योंकि फ्लक्स के चलते ही ना आपका यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है रोटर के अंदर, राइट। और इसके अंदर आपने वाइंडिंग किया हो, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग किया हो, तो सीधी सी बात है, और शॉर्ट पिच कॉइल किया हो तो आप यहाँ पे KW दिखा देंगे और KW2 में लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। और क्योंकि हम लोग यहाँ पे भाई पर फेज कैलकुलेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज लिखेंगे, ठीक है। और ये 2 लगा रहा हूँ मतलब रोटर के लिए आपका ये पूरा पूरा, तो ये आपका ओवरऑल जो है ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा इस रोटर के कंडक्टर के अंदर, राइट। अब थोड़ा सा पाउज होइए, क्योंकि ये जो आपका मेन स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड है, इसके चलते आपके रोटर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है। और एट स्टैंड स्टिल पे अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो एफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एस के बराबर हो जाएगा, यानी 50 हर्ट्ज की वैल्यू होगा यहाँ पे, राइट। अब समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, कि ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है आपका, जो मेन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ये रोटर के कंडक्टर को तो कट कर ही रहा है, साथ साथ में ये जो स्टेटर में आपने यहाँ पे 3 फेज का डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग किया हुआ है, ठीक है, इनके भी खुद के कंडक्टर को कट कर रहा है ना ये। क्योंकि भाई आप खुद सोचिए, ये नॉर्थ एंड साउथ
ये गोल गोल घूम रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है, लेकिन इनका जो कंडक्टर है ये तो स्टेशनरी है ना, अपने अपने जो भी होल्स है उसमें एक तरीके से ये चुपचाप बैठा हुआ है, राइट। तो इन कंडक्टर्स को भी क्या लगेगा कि ये जो आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो रखा है स्टेटर वाइंडिंग के चलते, वो क्या कर रहा है, वो भी इनके खुद के कंडक्टर को भी कट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो स्टेटर में वाइंडिंग डला हुआ है उसके अंदर भी क्या होगा, एक तरीके से ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। इसको इजी रखने के लिए आप यहाँ पे पढ़ते होंगे कि यहाँ पे जैसे प्राइमरी में हम लोग एक्साइटेशन देते हैं तो यहाँ पे E1 इंड्यूस्ड होता है कि नहीं होता है, बोलिए, समझ रहे बात को, लेंज लॉ के हिसाब से, राइट। तभी ना ये VT को क्या करता है, हमेशा अपोज करते रहता है, तभी तो यहाँ पे कभी भी प्लेन शॉर्ट सर्किट का कंडीशन नहीं आता है, समझ रहे हैं बात को। और वही डीसी में क्या था कि डीसी में यहाँ पे कोई आपका ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो पाता, उसके कारण क्या होता है यहाँ पे तुरंत आग लग जाता है इसमें, ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा आपका। तो वही चीज़ है भाई कि ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है ये रोटर के कंडक्टर को तो कट कर ही रहा है, साथ साथ में अपने भी कंडक्टर को ये कट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका E1 एक ईएमएफ इंड्यूस्ड, मतलब यहाँ पे दो ईएमएफ इंड्यूस्ड होंगे, एक E1 यानी स्टेटर वाइंडिंग के अंदर और एक आपका E2, ठीक है। और अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा आपके मन में कि रोटर का भी तो फ्लक्स है, अब रोटर का जो फ्लक्स बनेगा वो भी एक तरीके से 3000 आरपीएम पे घूम रहा है। अब उस फ्लक्स के चलते भी तो आपके स्टेटर में एक तरीके से ईएमएफ इंड्यूस्ड होना चाहिए, समझ रहे बात को। तो अभी वही मैं क्लियर करूंगा भाई आने वाले लेक्चर्स में कि ओवरऑल इस मशीन में एक ही फ्लक्स एग्जिस्ट करता है। अभी तो आपको लग रहा हो कि स्टेटर का अपना रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, उसके चलते आपने बोला कि E1 इंड्यूस्ड हुआ और E2 इंड्यूस्ड हुआ रोटर के अंदर, ठीक है, लेकिन रोटर का भी तो आपका फ्लक्स है, तो उसके कारण रोटर के अंदर एक और ईएमएफ होना चाहिए और स्टेटर में भी एक होना चाहिए। नहीं, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, बस अभी डिफ़ॉल्ट में आप समझिए कि इस ओवरऑल मशीन के अंदर क्या है, एक ही फ्लक्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो एट स्टैंड स्टिल पे हम लोग देख रहे हैं रोटर के अंदर इतना ईएमएफ आएगा आपका, ठीक है भाई, और एफ आर इक्वल टू अभी हम यहाँ पे एफ एस पुट कर सकते हैं, दोनों सेम है। और वही अगर हम लोग स्टेटर वाइंडिंग में देखें यानी प्राइमरी वाइंडिंग में देखें तो इसके अंदर भी हम लोग का E1 इंड्यूस्ड होगा, ये इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि सेम इसी फ्लक्स से ये एक तरीके से आया है ना, उसमें √2π यहाँ पे एफ एस या फिर F1 भी कर सकते हैं, फ्लक्स यहाँ पे KW1, यहाँ पे आपका नंबर ऑफ फेज, लेकिन यहाँ पे 1 लिखूंगा क्योंकि स्टेटर पे हम लोग को देख रहा है, ठीक है। तो ये आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ये रोटर का हो गया, ये आपका स्टेटर का हो गया, बस इतना भी ध्यान रखिए, इसका हम लोग बाद में यूज़ करेंगे। तो अभी भाई हम लोग को स्टेटर पे बात नहीं करना है, इसको बस मैंने समझा दिया यहाँ पे कि स्टेटर में भी आपका एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा यहाँ पे, ठीक है, लेंज लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए। अब हम लोग ये जो हम लोगों ने देखा भाई, ये जो ईएमएफ इक्वेशन बना है रोटर के अंदर, ये कब का है, ये एट स्टैंड स्टील का है, ठीक है। एट स्टैंड स्टील पे आप देख रहे हैं कि इतना आया आपका, लेकिन अगर मैं यहाँ पे केस लेकर के चलूँ बुक के हिसाब से, देखिए इस बुक में आपका साफ साफ लिखा हुआ है, फर्स्ट केस आपका यहाँ से चल रहा है, ठीक है। अभी तो हम लोगों ने केस 1 में एनआर को क्या माना हुआ है, एनएस यहाँ पे आपका 3000 आरपीएम था और एनआर को हम लोगों ने क्या मान रखा है, 0 मान रखा है, ठीक है। उस बेसिस पे आपका यहाँ पे E2 था, ये वैल्यू 2π/F1 कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है जो आपका स्टेटर वाइंडिंग का फ्रीक्वेंसी है वही आपके रोटर में भी रहेगा यहाँ पे, ठीक है। 5kW2 इंटू N पर फेज, ये था आपका ईएमएफ इक्वेशन, ठीक है। और मान लेते हैं अभी जो भी वैल्यू होगा उसके हिसाब से हम लोग न्यूमेरिकल बेसिस पे समझने के लिए E2 मान लेते हैं अभी एट स्टैंड स्टील पे आपका 100 वोल्ट आया भाई, ठीक है। ये फर्स्ट केस था एट स्टैंड स्टील। केस 2 अब मान के चल रहे हैं, तो केस 2 में यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हेन द रोटर स्पीड इज से 0.4 ns। इसका क्या मतलब होता है, केस 2 में इसने बोला कि अब जो है रोटर का स्पीड यानी एनआर जो है ये कितना हो गया है, 0.4 ns हो गया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, बीच में क्या मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई का मतलब होता है सीधे सीधे भाई, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 0.4 इंटू, और अभी हम लोग समझने के लिए एनएस का वैल्यू कितना लेकर के चल रहे हैं, 3000 आरपीएम, तो 3000 अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1200 आरपीएम। यानी अब जो है सेकंड केस में एनआर का वैल्यू यहाँ पे 1200 आरपीएम ले रखा है, तो इस केस में अब क्योंकि भाई अब ये जो रोटर है ये खुद 1200 आरपीएम पे घूम रहा है,
और जो आपका स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड है ये खुद 3000 आरपीएम पे घूम रहा है, तो इनके बीच में रिलेटिव स्पीड क्या होगा? रिलेटिव स्पीड की बात करें या फिर कहिए जो स्लिप स्पीड होगा, 3000 आरपीएम में से 1200 आरपीएम घटा देंगे, कितना आएगा? ओवरऑल आपका ये 1800 आरपीएम का एक तरीके से डिफरेंस हो जाएगा। यानी अब 1800 आरपीएम के चलते क्या होगा, आपका इन रोटर के अंदर कंडक्टर जो रखा हुआ उनके अंदर फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, ठीक है। उसके चलते आपका जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसका अलग वैल्यू होगा, क्योंकि स्टार्टिंग केस में आपका 3000 आरपीएम से एक तरीके से कंडक्टर को फ्लक्स कट कर रहा था, अब क्या है 1800 आरपीएम पे एक तरीके से कट कर रहा है, राइट। तो इस केस में हम लोग का ईएमएफ क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले देखिए, हम लोग को पता है, सबसे पहले स्लिप निकालते हैं भाई, ठीक है। स्लिप इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन एस माइनस एन आर, यानी 3000 माइनस 1800 डिवाइडेड बाय आपका एन एस। और इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से वैल्यू आएगा आपका 0.6, यानी इतना आपका स्लिप का वैल्यू, ठीक है। स्टार्टिंग में स्लिप का वैल्यू कितना? एट स्टैंड स्टिल स्लिप का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। और ऑलरेडी मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो रोटर फ्रीक्वेंसी होता है S/F1 होता है ना, तो स्टार्टिंग में क्या था, हम लोगों ने 1 पुट किया स्लिप की जगह, ठीक है। इसलिए क्या हुआ, एक तरीके से स्लिप यहाँ पे मैंने नहीं दिखाया। लेकिन सेकेंड केस में अब जो ईएमएफ होगा, यानी अब जो ईएमएफ होगा इसको हम लोग मान लेते हैं E2 डैश, ठीक है। E2 डैश मान के चलो, क्योंकि ईएमएफ भाई पहले अगर इतना था तो अब सेकंड केस में नहीं, जब ये 1800 आरपीएम का रिलेटिव स्पीड आ गया दोनों फ्लक्स और रोटर कंडक्टर के बीच में, तो यहाँ पे दूसरा ईएमएफ आएगा। तो E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्लिप इनटू आपका E2, ठीक है। E2 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, या फिर सीधे सीधे हम लोग, भाई सीधे सीधे मैं लिखता हूँ, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। E2 इक्वल टू क्या होता है आपका 2 पाई, यहाँ पे आपका फ्लक्स, और यहाँ पे रोटर, रोटर के ऊपर काम कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? S/F1, राइट। और यहाँ पे आपका बाकी KW2, यहाँ पे आपका N फेज 2 होता है। अब इसको अगर मैं रीअरेंज करके लिखूँ, देखिए ये सब वैल्यू एक साथ रख रहा हूँ मैं, ठीक है। √2 पाई फ्लक्स φ1 KW2 N फेज, और ये जो स्लिप यहाँ पे मल्टीप्लाई था, स्लिप को मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। और इसको E2 डैश ही रहने देते, क्योंकि अभी मैग्नीट्यूड दूसरा आएगा भाई, ठीक है, क्योंकि आरपीएम चेंज हो चुका है आपका, ठीक है। 1800 का आ रहा है, समझिए। ये जो वैल्यू था, ये वैल्यू क्या था? ये वैल्यू आपका E2 का था, क्योंकि एट स्टैंड स्टिल वाला ईएमएफ था ना यहाँ पे, ठीक है। यानी इतने की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ? E2 पुट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो E2 डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? E2 इंटू आपका जो स्लिप का वैल्यू है वो, ओके। और अभी जैसे हम लोगों ने मान के चला था कि E2 मेरा यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पे आप सीधे सीधे क्या कर ली, E2 डैश क्या आएगा आपका? E2 यहाँ पे 100 है, इंटू अभी जो स्लिप आपने निकाला 0.6, कितना आ जाएगा आपका? 60 वोल्ट एक तरीके से जनरेट होगा, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि एट स्टैंड स्टिल पे 100 वोल्ट, सीधी सी बात है, वोल्टेज ज़्यादा है तो आपका जो करंट फ्लो होगा I2 भी लार्ज होगा, उसके चलते आपका जो मैग्नेट बनेगा रोटर के करंट के चलते वो काफ़ी स्ट्रांग होगा, टॉर्क भी आपका स्ट्रांग होगा, ठीक है। वही जब रोटर ने धीरे धीरे स्पीड पकड़ना स्टार्ट किया तो देख रहे हो वोल्टेज यहाँ पे कम होना स्टार्ट हो गया, एक तरीके से वोल्टेज कम ना हो गया तो I2 भी एक तरीके से कमेगा, I2 कमेगा तो सीधी सी बात है इसका जो मैग्नेट का स्ट्रांगनेस होगा, ठीक है, पुश पुल करने का वो कमते चला जाएगा, ठीक है। अब थर्ड केस में बात करते हैं, वही चीज़ आपके बुक में भी लिखा हुआ भाई कि जब आप इतना लेकर के चल रहे हैं रोटर का स्पीड, तो आपका जो ईएमएफ होगा ये 0.6 E2 हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड केस में इसी तरीके बताया कि अब मान लेते हैं जो रोटर स्पीड है कितना है 0.8 NS, ठीक है। तो यहाँ पे अब थर्ड केस की बात करते हैं। केस 3 में यहाँ पे बोला है कि रोटर स्पीड कितना हो गया आपका 0.8 NS, और अभी ईजी रखने के लिए मैंने यहाँ पे NS का वैल्यू ले रखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 0.8 इंटू NS का वैल्यू यहाँ पे 3000 पुट करेंगे, कितना हो जाएगा? 3 8 जा 24, यानी 2400 आरपीएम। 2400 आरपीएम कहने का मतलब क्या? अब जो है रोटर 2400 आरपीएम पे घूम रहा है और आपका जो स्टेटर फ्लक्स है ये 3000 आरपीएम पे घूम रहा है, ठीक है। तो अब रोटर के कंडक्टर और स्टेटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है इनके बीच में रिलेटिव स्पीड कितना आएगा? रिलेटिव स्पीड या फिर इसी को हम लोग स्लिप स्पीड बोलेंगे, तो ये हो जाएगा आपका NS माइनस NR, मतलब 3000 में से 2400 घटाएंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका 600 आरपीएम, ठीक है। यानी 600 आरपीएम से अब क्या हो रहा होगा? फ्लक्स चेंज हो रहा है रोटर के कंडक्टर के साथ, ठीक है। तो इस केस में अगर हम लोग यहाँ पे स्लिप निकालें NS इक्वल टू, क्योंकि हम लोग को पता है भाई जो ईएमएफ होगा अभी E2 डबल डैश कर लेते हैं, क्योंकि अगेन यहाँ पे चेंज हो जाएगा वैल्यू, तो क्या होता है आपका E2 इंटू स्लिप, यानी स्लिप के साथ चेंज हो जाता है वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे स्लिप अगर निकालें NS जो कि 3000 है, NR जो कि अभी इस केस में 2400 आरपीएम हो गया है, डिवाइडेड बाय 3000, तो कितना हो जाएगा आपका 600 डिवाइडेड बाय 3000। इसका वैल्यू जब आप निकालिएगा तो ये आ जाएगा
टू, इतना स्लिप आ गया। ठीक है, अब आपको पता है ई टू डैश, जैसे अगर मैं ई टू का वैल्यू पुट करूँ कितना होता है, रूट टू पाई एफ इंटू यहाँ पे एफ वन, यहाँ पे आपका के डब्ल्यू टू, यहाँ पे आपका एन फेज टू, और यहाँ पे ये जो स्लिप का वैल्यू है। ठीक है, तो इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 100 वोल्ट, क्योंकि अभी 100 ही है, इनटू अभी इस केस में स्लिप कितना आ गया आपका 0.2, तो यहाँ पे 0.2 अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ कितना हो जाएगा आपका 20 वोल्ट आएगा सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने 3 केस समझा भाई, स्लिप इक्वल टू 1, स्लिप इक्वल टू 0.6, स्लिप इक्वल टू आपका 0.2। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हर एक एनआर का वैल्यू जैसे चेंज कर रहा है वैसे वैसे आपका स्लिप चेंज हो रहा है, वैसे वैसे आपका रोटर के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो भी चेंज हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि रिलेटिव स्पीड जो है आपका, यानी जो फ्लक्स है और रोटर का जो कंडक्टर है उनके बीच में जो जिस रिस्पेक्ट से फ्लक्स चेंज हो रहा है वो एक तरीके से बदलते चला जा रहा है, उसके चलते आपका ईएमएफ बदलते चला जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से बुक में लिखा हुआ है इन जनरल, क्योंकि अब तो हम लोग भाई एक एनी वैल्यू ऑफ स्लिप पे डिफाइन करना चाहेंगे ना। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है इन जनरल फॉर एनी वैल्यू ऑफ स्लिप। ठीक है, यानी किसी भी स्लिप के वैल्यू पे मेरा एक तरीके से पर फेज जनरेटेड ईएमएफ क्या होगा, पर फेज ईएमएफ जनरेटेड इन रोटर कंडक्टर। ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे E2 से डिफाइन कर रहे हैं, क्या हो जाएगा आपका, मतलब ये ना S इंटू ई टू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ S इंटू ई टू, और इसको अगर हम लोग ब्रेक करके लिखें तो स्लिप और E2 की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, रूट टू पाई मेन फ्लक्स आपका यहाँ पे F1, यहाँ पे आपका KW2, और यहाँ पे आपका N फेज 2। ओके, या फिर सीधे सीधे हम लोग कह सकते हैं कि आपका जो भी रोटर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो स्लिप के ऊपर एक तरीके से डिपेंडेंट होता है। राइट, तो ये एक तरीके से कॉन्सेप्ट हुआ आपका ईएमएफ इक्वेशन को लेकर के। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग सेकंड में बात करेंगे रोटर लीकेज रिएक्टेंस को लेकर के। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था, क्योंकि अगर ट्रांसफार्मर को देखें तो ट्रांसफार्मर में आपको पता है जो मेन फ्लक्स है आपका, ठीक है, ये कोर से तो आपका लिंक कर रहा है और सेकेंडरी वाइंडिंग तक ये पहुंच रहा है। ठीक है, उसको हम लोग यूज़फुल फ्लक्स बोलते हैं। लेकिन भाई हम लोग का यहाँ पे क्या होता है, कुछ फ्लक्स इस तरीके से लीक कर जाता है। ठीक है, यानी वो सेकेंडरी तक नहीं पहुंच पाता है। वही सेम चीज़ आप अगर इंडक्शन मोटर में देखें, फिर इंडक्शन मशीन में देखें, और ये भी मैंने आपको बताया था कि इस लीकेज फ्लक्स को हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से रिएक्टेंस के रूप में रिप्रेजेंट करना पड़ता है हम लोग को। ठीक है, ये सब बताया हुआ है आपको। तो रोटर में भी ये इंडक्शन मोटर में भी देखिए, ये आपका स्टेटर हुआ, राइट, यहाँ पे नॉर्थ साउथ, ठीक है, और ये गोल गोल घूम रहा है। अब यहाँ पे आपका रोटर है। ओके, तो अभी क्योंकि रोटर के अंदर क्या है, कंडक्टर में करंट आ चुका है, अब करंट आया तो ये भी अपना मैग्नेट बनाएगा, लेकिन ये जो मैग्नेट है भाई, इसका जो मैग्नेट बना है ये स्टेटर के मैग्नेट के साथ कोरिलेट नहीं कर पाता, नहीं, ये समझिए एयर गैप में ही, मतलब स्टेटर के साथ कोरिलेट नहीं करेगा, एयर गैप से ही होकर के वापस रिटर्न हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लीकेज रिएक्टेंस। और क्योंकि रोटर के करंट के चलते फ्लक्स बना है, वही फ्लक्स एक तरीके से लीक कर रहा है, इसलिए क्या बोल रहे हैं, रोटर लीकेज रिएक्टेंस। तो इसको हम लोग इस तरीके से एक रिएक्टेंस के रूप में यहाँ पे दिखाएंगे। ओके, तो इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे भाई इसको हम लोग x2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और x2 मतलब सीधी सी बात है, ये कितना होगा 2 पाई FL होता है। ठीक है, मतलब सीधे सीधे कहिए रिएक्टेंस क्या होता है आपका 2 पाई FL के बराबर, राइट। अब यहाँ पे केस लेते हैं, क्योंकि रोटर पे काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले एट स्टैंड स्टिल देखेंगे कितना हो जाएगा आपका x2 2 पाई, और क्योंकि रोटर के लिए बात करें तो यहाँ पे मेरे को FR लिखना पड़ेगा। ठीक है, कि रोटर का फ्रीक्वेंसी आपका हमेशा क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। ठीक है, तो एट स्टैंड स्टिल
एफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एस के बराबर होगा, राइट। तो ये हो जाएगा आपका एफ एस या फिर एफ वन लिखिए, एफ वन मतलब स्टेटर का या फिर सप्लाई साइड का जो फ्रीक्वेंसी है वो ये हो जाएगा, ठीक है। और वही फिर अगर हम लोग यहाँ पे स्लिप को चेंज करें, ठीक है, मान लेते हैं अभी जैसे स्लिप देखा हम लोग 0.6 वैल्यू पे तो अलग आएगा x2, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा x2 इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा 2 पाई, और क्योंकि पता है आपका ये मेन फार्मूला है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्लिप इंटू F1, ठीक है। F1 तो आपका फिक्स है 50 हर्ट्स, लेकिन यहाँ पे स्लिप का वैल्यू जब आप 0.6 पुट कीजिएगा तो यहाँ पे x2 का वैल्यू अलग हो जाएगा। उसी तरीके से अभी जैसे 0.2 देखा आपने तो यहाँ पे x2 क्या हो जाएगा, x2 इक्वल टू 2 पाई, स्लिप की जगह आपको यहाँ पे 0.2 लिखना होगा इंटू 50 इंटू एल। तो अगेन देख रहे हैं कि यहाँ पे भी 50 हर्ट्स, यहाँ पे भी 50 हर्ट्स, यहाँ पे 50 हर्ट्स, यहाँ पे भी एल है, यहाँ पे भी एल है, यहाँ पे भी एल है, यहाँ पे भी 2 पाई 2 पाई 2 पाई, समझ रहे बात को, ठीक है। यानी एक स्लिप ही एक्स्ट्रा, इसका मतलब क्या, आपको यहाँ पे x2 इक्वल टू यानी फॉर एनी वैल्यू ऑफ स्लिप अगर देखें तो x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, देखिए। और मतलब जैसे EMF बताया ना भाई, वैसे एट स्टैंड स्टिल पे ये x2 का वैल्यू था, ठीक है। मान लेते कुछ भी हो सकता है, मान लेते 10 ओम आया, ठीक है। अब सीधी सी बात है, इस वैल्यू ऑफ स्लिप पे निकालिएगा तो यहाँ पे आपको अलग आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे स्लिप का वैल्यू चेंज हो रहा है, ठीक है। तो पहले तो देखिए कितना था, पहले 10 था तो 10 तो रहेगा ही रहेगा, इसको x2 डैश मान लीजिए, ठीक है। इनटू इसके साथ क्या करना पड़ेगा 0.6 करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये आ जाएगा 6 ओम, राइट। मतलब EMF जैसे हम लोगों ने निकाला, ठीक है, इसमें भी देखिए 2 पाई और ये 50 इंटू एल, यानी सीधी सी बात है x2 तो है ही, x2 आपने 10 ओम मान रखा है तो 10 इसको डबल डैश मान लीजिए, ठीक है, इंटू 0.2, ठीक है। तो ये आपका 2 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो स्लिप के हिसाब से आपका क्या हो रहा है, एक तरीके से वैल्यू चेंज हो रहा है। तो जो भी आपका रोटर रिएक्टेंस होगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ स्लिप, यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर एनी वैल्यू ऑफ स्लिप x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा s इंटू आपका जो भी रिएक्टेंस का वैल्यू है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 10 ओम लेकर के चला हुआ था, ठीक है। तो इसको x2 ना लिखें, रोटर रिएक्टेंस लिख देंगे, ज़्यादा बेटर हो जाएगा, इतना ओम, ओके। तो वही चीज़ आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, एट स्टैंड स्टील 2 पाई F1 इंटू L2, मान लेते हैं x2 ओम आया मेरा, ठीक है। वही है फॉर एनी वैल्यू ऑफ स्लिप, तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा एक्सट्रैक्ट स्लिप मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये L, ये पाई और ये F1 ऊपर वाला है ना, यानी x2 लिख दिया इसके जगह, और ये स्लिप एक्स्ट्रा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। अब हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करते हैं भाई, रोटर रेजिस्टेंस। तो सीधी सी बात है भाई, इसके लिए तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। रोटर में आपने कंडक्टर डाल रखा है या फिर कहीं आपने वाइंडिंग किया हुआ है 3 फेज़ का, तो पर फेज़ आपका क्या होगा, जो भी नंबर ऑफ टर्न्स के हिसाब से आपका क्या होगा रेजिस्टेंस बनेगा, तो हम लोग R2 बोल देते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस देख लिए, रिएक्टेंस देख लिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे सीधे सीधे इम्पिडेंस की बात करेंगे, रोटर इम्पिडेंस, Z2 बोल देते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका रूट अंडर R2 का स्क्वायर, क्योंकि रेजिस्टेंस है, प्लस यहाँ पे x2 का स्क्वायर करता हूँ। और अगर यहाँ पे इम्पिडेंस की बात करें तो ये भी जो मैंने लिखा है यहाँ पे x2, यानी ये क्या है एट स्टैंड स्टील का है, क्योंकि भाई यहाँ पे रिएक्टेंस हम लोग को पता है s से मल्टीप्लाई होता है ना, तो s तो अभी 1 होगा एट स्टैंड स्टिल पे, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बुक में अगर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है रोटर लीकेज इम्पिडेंस एट स्टैंड स्टील, तो यहाँ पे s को मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि s इक्वल टू 1 है, उसको देने से कोई मतलब नहीं है। वही फिर अगर हम लोग रोटर लीकेज इम्पिडेंस की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे स्लिप मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फॉर एनी वैल्यू ऑफ स्लिप, फॉर एनी वैल्यू ऑफ स्लिप रोटर लीकेज इम्पिडेंस Z2 लिख देता हूँ डायरेक्ट, ये हो जाएगा R2 का स्क्वायर प्लस S इंटू x2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा आपका वैल्यू। अब यहाँ पे आपको EMF पता चल गया, ठीक है, EMF आपने कैलकुलेट कर लिया, या फिर इसको E2 लिख देते हैं, Z2 आपको पता चल गया, ठीक है। यानी रोटर के अंदर का आपको ये पैरामीटर पता चल गया है, तो सीधी सी बात है करंट आप निकाल सकते हैं, यानी फॉर रोटर करंट, ठीक है, I2। और अभी अगेन एट स्टैंड स्टील पे देखेंगे, एट स्टैंड स्टील, तो यहाँ पे भाई I2 जैसे करंट इक्वल टू क्या होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पिडेंस, राइट, AC में। तो वोल्टेज मेरा क्या है रोटर के अंदर EMF यानी E2 है, डिवाइडेड बाय करंट, ये इम्पिडेंस क्या है, इम्पिडेंस अभी जस्ट मैंने निकाला, और एट स्टैंड स्टिल पे लेंगे तो ये वाला EMF लिखना होगा R2 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया मेरा करंट का वैल्यू। और वही अगर आप फॉर
एनी वैल्यू ऑफ स्लिप पे निकालेंगे। जैसे देखिए ये आपका एट स्टैंड स्टिल पे देख रहे हैं, और ये है आपका फॉर एनी वैल्यू ऑफ स्लिप। तो एनी वैल्यू ऑफ स्लिप के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे x2 के साथ s मल्टीप्लाई हो जाएगा। देख रहे हैं x2 के साथ s मल्टीप्लाई हो गया, और क्योंकि एनी वैल्यू ऑफ स्लिप ले रहे हैं भाई, तो ईएमएफ के साथ भी क्या हो जाएगा, s मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए भाई एट स्टैंड स्टिल पे आपका वैल्यू क्या है ईएमएफ का, इसमें स्लिप थोड़ी ना आएगा। एट स्टैंड स्टिल पे क्या होता है, एफ आर इक्वल टू एफ एस होता है, समझ रहे बात को। और वही अभी तो मैंने आपको बताया ईएमएफ के लिए वही है। अब यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एनी वैल्यू ऑफ स्लिप, तो स्लिप का वैल्यू चेंज हो रहा है तो सीधी सी बात है मेरा E2 क्या हो जाएगा, स्लिप इंटू E2 राइट, डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे रिएक्टेंस का, क्योंकि R2 तो स्लिप पे डिपेंडेंट नहीं है ना, लेकिन X2 है तो यहाँ पे स्लिप इंटू X2 का स्क्वायर करना पड़ेगा और इसको रूट चढ़ाना पड़ेगा। इसको रूट चढ़ा देते हैं, ठीक है। ये आ गया मेरा करंट का। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, देखिए ऊपर में भी स्लिप है, मतलब ऊपर नीचे स्लिप को कॉमन ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अगर मैं ऊपर नीचे स्लिप को कॉमन ले लूँ, ऊपर से भी नीचे से भी, ठीक है, ये हो जाएगा E2 डिवाइडेड बाय R2 के पास तो स्लिप है नहीं, इसका मतलब क्या, ये R2 डिवाइडेड बाय S का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस रिएक्टेंस के पास है स्लिप, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल कट जाएगा, नहीं यहाँ पे सीधे सीधे X2 बचेगा और ये रूट आ जाएगा, तो ये SS कट जाएगा। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा मेरा, I2 इक्वल टू E2 डिवाइडेड बाय R2 बाय S का स्क्वायर प्लस X2 बाय X का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ I2 इक्वल टू E2 डिवाइडेड बाय R2 बाय S का स्क्वायर प्लस X2 का होल स्क्वायर और ये रूट। ये हो गया आपका और रोटर करंट, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग भाई यहाँ पे रोटर के अंदर पावर फैक्टर के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ रोटर पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर क्या होता है, आपको करंट पता है, वोल्टेज पता है, और फेजर डायग्राम में मैंने आपको समझाया था, इनके बीच का जो एंगल होता है उसे क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं, राइट। और अभी हम लोगों ने देखा था फेजर डायग्राम से जो आपका पावर फैक्टर बना था, इसको θ2 बोले थे। θ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स यहाँ पे X2। अब क्योंकि हम लोग एनी वैल्यू ऑफ स्लिप लिखेंगे तो यहाँ पे S इंटू X2 लिखना होगा, डिवाइडेड बाय आपका R2, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एंगल वोल्टेज और करंट के बीच में, ठीक है, किया हुआ यहाँ पे। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई यहाँ तक समझने के बाद अब इस बुक में क्या किया गया है, एक स्टेप फॉरवर्ड ये लोग आगे भाग गए, ठीक है। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट जो है आपका जो रोटर का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम होता है ना, उसका सहारा लेकर के आगे फर्दर कैलकुलेशन किया गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये समझना होगा कि ये रोटर को इस तरीके से क्यों दिखाया गया है, ठीक है। और उसको समझने से पहले हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पे पावर फ्लो डायग्राम समझना होगा, ठीक है। तो पावर फ्लो डायग्राम जस्ट इसके एक पेज आगे है, ओके। यहाँ पे ये है आपका पावर फ्लो डायग्राम इन इंडक्शन मोटर कह सकते हैं आप। तो इसको मैं बता देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख करके बताऊँगा ताकि आपको याद हो अच्छे से। देखिए सबसे पहले यहाँ मेरा एक तरीके से मेन सप्लाई लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ पावर इनपुट टू द स्टेटर फ्रॉम मेंस, ठीक है, राइट। अब ये जो पावर है ये 3 फेज़ है, ठीक है। और ये 3 फेज़ क्या किया आपने, स्टेटर के 3 फेज़ वाइंडिंग में दिया हुआ है। अब क्योंकि भाई आपका जो स्टेटर है उसमें क्या है, एक तरीके से वो कोर ही तो है, समझ रहे हैं। वो भी आपका क्या होगा, पतला पत्ता पत्ती से बन के उसको लैमिनेट करके, ठीक है, उसके ऊपर स्लॉट्स काट के उसके अंदर आपका डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग किया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर कोर है और वाइंडिंग है। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर लॉसेस होंगे। लॉसेस कौन कौन सा होगा, सबसे पहला लॉसेस हो जाएगा ये जो मेन पावर है इसमें से कुछ लॉसेस चला जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे स्टेटर I²R लॉस, मतलब कॉपर लॉस होगा स्टेटर का, ठीक है। और ब्लॉक डायग्राम के साथ भी आप समझते चले जाइएगा, ज़्यादा इजी होगा।
मेन पावर आया, मेन पावर में से सबसे पहले पावर लॉस हो गया किस में, आई स्क्वायर आर लॉस में, किसका, स्टेटर का। अब क्योंकि स्टेटर में आपका कोर भी लगा हो तो कोर के अंदर भी आपका लॉस होगा, क्योंकि कोर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के रूप में, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ लॉस होगा, ठीक है। तो ये आपका ये स्टेटर का ओमिक लॉस हो गया। उसके बाद आपका फर्दर लॉस होगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टेटर कोर लॉस, ठीक है। उसके बाद जो पावर जाएगा ये कहाँ जाएगा, मतलब स्टेटर में तो दो ही लॉस होगा ना, एक आई स्क्वायर आर लॉस और एक आपका कोर लॉस, ठीक है। अब जो भी पावर बचेगा भाई वो कहाँ जाएगा, उससे आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा जो कि रोटेट करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, आपको रोटर तक एक तरीके से पावर भेजेगा, ठीक है। तो यहाँ तक लॉस दिखाने के बाद अब यहाँ पे जो आपको बचेगा पावर, उसको क्या लिखेंगे, यह है रोटर इनपुट पावर, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग एयर गैप पावर, ठीक है। क्योंकि भाई स्टेटर से जो पावर जा रहा है रोटर तक वो कैसे जा रहा है, एयर से ही ना होकर के जा रहा है, ठीक है। स्टेटर से आपको पहले एयर में जाना होगा, फिर एयर के बाद आपको रोटर मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे जो भी आपका पावर मिलेगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, ये होगा रोटर इनपुट पावर, ठीक है। और इसी को हम लोग लिखते हैं यहाँ पे एयर गैप पावर, और इसको हम लोग सीधे सीधे शॉर्टकट में पीजी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रोटर बना देता हूँ, ये हो गया आपका रोटर, ठीक है। अब ये पूरा पूरा पावर आया आपका। अब क्योंकि पता है रोटर में भी क्या है भाई, आपका कोर है और इसमें वाइंडिंग किया हुआ है, इसका मतलब क्या, यहाँ से आप सीधे सीधे ऐसे दिखा देते हैं बुक के साथ सिंक्रोनाइज होने के लिए, ठीक है। इस रोटर में सबसे पहले ऐसे ऐसे कर देते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहला जो लॉस होगा ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर, ठीक है, यानी रोटर ओमिक लॉस, ठीक है, ये ख़त्म हो गया। उसके बाद आपका एक और लॉस होगा इसके अंदर, ये हो जाए आपका रोटर कोर लॉस, ठीक है। अब रोटर कोर लॉस में यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ भाई रोटर कोर लॉस लिखा हुआ नेग्लिजिबल एट स्मॉल स्लिप, मतलब स्लिप जब आपका बहुत स्मॉल होगा तो वहाँ पे आपका ये कोर लॉस नेग्लिजिबल होता है। तो सबसे पहले इसी के ऊपर बात करते हैं, इस लाइन का क्या मतलब हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, और यहीं पे बता देता हूँ रोटर कोर लॉस हो गया। उसके बाद फिर आपका क्या होगा, जो भी पावर बचेगा, मतलब रोटर के अंदर लॉस होने के बाद जो भी पावर बचेगा वही क्या होगा, आपका मैकेनिकल पावर डेवलप होगा, ठीक है। अब इस मैकेनिकल पावर में से आपका क्या होगा, फ्रिक्शन लॉस होगा, ठीक है। कहाँ पे, तो बियरिंग में होगा, क्योंकि बियरिंग पे ही आपका शाफ्ट एक तरीके गोल गोल घूमेगा ना, और स्लिप रिंग पे भी होगा इफ़ एनी, यानी अगर आपका बाउंड रोटर है तो स्लिप रिंग में भी क्या हो जाएगा, आपका फ्रिक्शन लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन लॉस एक तरीके से कुछ ना कुछ पावर खा जाएगा। उसके बाद फिर आगे जो पावर बचेगा उसमें से फिर क्या हो जाएगा, विंडेज लॉस हो जाएगा। और उसके बाद विंडेज लॉस खाने के बाद जो भी आपका पावर बचेगा वो ओवरऑल क्या मिलेगा, आपको रोटर के शाफ्ट पे मिलेगा, ठीक है। यानी यही एक तरीके से क्या है, आपका आउटपुट पावर है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं, नेग्लिजिबल एट स्मॉल स्पीड से क्या समझते हैं आप। देखिए सबसे पहले भाई जो हम लोग का यहाँ पे रोटर का जो सर्किट मॉडल होता है, ठीक है, या फिर आप सीधे सीधे कह सकते हैं रोटर का जो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम होगा, उसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, एक कांस्टेंट रिएक्टेंस, और यहाँ पे हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस से दिखाते हैं, R2/S लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अभी डिफ़ॉल्ट में मान के चलिए ऐसा होता है, यहाँ पे हम लोग E2 लिखते हैं। ओके, ये समझाऊंगा मैं आपको इसी लेक्चर में क्यों ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग स्लिप के वैल्यू की बात करते हैं, ठीक है। तो मोटर के केस में अगर देखें तो मोटर में स्लिप का वैल्यू क्या होता है, 0 से लेकर के 1 तक के बीच में होता है, ठीक है। अभी आपको स्टार्टिंग में होता है एट स्टैंड स्टिल पे स्लिप का वैल्यू 1 होता है, और जब मोटर घूमना स्टार्ट करता है तो धीरे धीरे क्या होता है, आपका स्लिप घटने लगता है। जैसे अभी आपने देखा था 0.6 हो गया, 0.2 हो गया, राइट। तो अगर हम यहाँ पे स्लिप की बात करें, और वही अगर मैं जनरेटर में यहाँ पे दिखाऊँ, इंडक्शन जनरेटर में, तो यहाँ पे स्लिप का वैल्यू क्या होता है, जैसे ये आपका 0 to 1 के बीच में लाई करा, नहीं मोटर केस में आपका क्या होता है, स्लिप का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, और वही जनरेटर केस में देखेंगे तो स्लिप का वैल्यू आपका हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। तो स्लिप का वैल्यू 0 कब होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि रोटर का जो कॉपर लॉस होता है भाई, ये सॉरी जो कोर लॉस होगा वो नेग्लिजिबल माना जाता है, कब, एट स्मॉल स्पीड, सॉरी एट स्मॉल स्लिप पे, है ना। तो
स्मॉल स्लिप का मतलब क्या होता है? स्मॉल का मतलब क्या? जीरो। समझ रहे बात को? तो स्लिप इक्वल टू एन एस माइनस एन आर डिवाइडेड बाई एन एस होता है, राइट। अब बताइए स्लिप का वैल्यू अगर स्मॉल हो, कम से कम हो, इसका मतलब क्या है कि एन आर जो होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली क्या होना चाहिए? एन एस के बराबर होना चाहिए, फिर एन एस के एकदम करीब करीब होना चाहिए, तब जाकर के मेरा स्लिप का वैल्यू क्या हो जाएगा एक तरीके से। जैसे मान लेते अभी लेट से एन एस इक्वल टू एन आर, मतलब दोनों बराबर हो गए, तो सीधी सी बात है ये कट जाए, मतलब ओवरऑल क्या हो जाए? स्लिप का वैल्यू जीरो हो जाएगा, राइट, है ना। तो समझिए अगर स्लिप का वैल्यू एक तरीके से जीरो हुआ तो इस केस में क्या होता है? अगर हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम के हिसाब से देखें तो एस का वैल्यू जैसे आप जीरो पुट कीजिएगा तो ये जो R2 का वैल्यू है ना, क्योंकि R2 का वैल्यू कुछ होगा, फाइनाइट वैल्यू होगा, ठीक है, डिवाइड बाई जीरो, ये क्या हो जाएगा? ओवरऑल इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है, यानी रेजिस्टेंस एक तरीके से इन्फिनाइट हो जाएगा। और किसी भी सर्किट का अगर रेजिस्टेंस इन्फिनाइट है तो ये ओवरऑल जो रोटर हो जाएगा ये कैसा हो जाएगा? ओपन सर्किट की तरह हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि भाई इन्फिनाइट रेजिस्टेंस का मतलब इसमें कोई करंट फ्लो होगा ही नहीं, करंट फ्लो नहीं होगा, इसका मतलब क्या? ये ओपन है। समझ रहे बात को? और इस पर मैं बात करूंगा कि R2/S क्या मतलब होता है, फिर आया कहाँ से ये। ओके, पेशेंस रखिए आप। तो जैसे अगर हम लोग ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर को अगर मैं यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम से दिखाऊं, अब खुद सोचिए भाई, यहाँ पे ओपन होने का मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस मेरा यहाँ पे इन्फिनाइट है, वैसे ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस हम मेजर कीजिए इन्फिनाइट बताएगा आपको, ठीक है, समझ रहे हैं। तो आई होप कि समझ में आए एट स्मॉल वैल्यू का मतलब क्या होता है, मतलब स्लिप स्मॉल होने के कारण आपका रोटर कोर लॉस एक तरीके से स्मॉल कैसे होगा। देखिए यहाँ पे इन्फिनाइट हो गया, इन्फिनाइट यानी ट्रांसफार्मर से कोरिलेट कीजिए ना, अगर ये आपका सेकेंडरी साइड ओपन है, क्योंकि रोटर पे बात कर रहे हैं, रोटर क्या है आपका? एक तरीके से सेकेंडरी ना हुआ, ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग है ये ठीक है, तो अगर ये ओपन है इसका मतलब क्या है? ये ट्रांसफार्मर नो लोड पे है, ठीक है, हम लोग बोलते हैं नो लोड, राइट। और अगर हम लोग इंडक्शन मोटर को देखें यहाँ पे तो क्योंकि भाई एन एस अप्रॉक्सीमेटली बराबर है एन आर के, इसका मतलब क्या? ये भी एक तरीके से नो लोड पे है, सीधी सी बात है, नो लोड पे मशीन तभी ना एक तरीके से रोटर आपका इतना फ्रीली घूम रहा है जो कि एन एस के नज़दीक नज़दीक पहुँच जा रहा है ये, ठीक है, यानी एक तरीके से एट एस इक्वल टू स्मॉल वैल्यू ऑफ जीरो वैल्यू पे क्या होता है आपका? यहाँ पे रेजिस्टेंस इन्फिनाइट हो, इन्फिनाइट होने का मतलब क्या है? और ये इन्फिनाइट कब होगा? जब आपका एन आर इक्वल टू एन एस हो जाए, ठीक है, यानी सीधी सी बात है, ये भी आपका नो लोड पे है और ये अभी हम लोग ट्रांसफार्मर के नो लोड लेकर के चल रहे हैं। तो ट्रांसफार्मर में खुद रियलाइज़ कीजिए, यहाँ से अगर हम लोगों ने एक्साइटेशन दे रखा है यानी प्राइमरी सोर्स कनेक्ट किया होता है, सीधी नो लोड पे क्या होता है आपका? सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो होता है, ठीक है। और ये मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होता है? रेटेड करंट का काफ़ी स्मॉल होता है, 2 से 3% या फिर 2 से 5% के बीच में लाई करता है, समझ रहे बात को। सेम उसी तरीके से भाई, क्योंकि इंडक्शन मोटर अभी आपका नो लोड पे है, तो नो लोड पे होने का मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ आपके स्टेटर में क्या हो रहा होगा? आपका मैग्नेटाइजिंग करंट जा रहा होगा। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान समझिएगा, यहाँ पे भाई ये जो मैग्नेटाइजिंग करंट होगा ना ये थोड़ा सा लार्ज होता है किसके मुकाबले? ट्रांसफार्मर के नो लोड मैग्नेटाइजिंग करंट के हिसाब से। क्योंकि देखिए ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि हम लोग का जो ये प्राइमरी वाइंडिंग है, इस प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग तक, देखिए प्राइमरी वाइंडिंग के चलते क्या बना? हम लोग का मेन फ्लक्स बना, ठीक है, यही फ्लक्स क्या कर रहा है? एक तरीके पावर को ट्रांसमिट कर रहा है सेकेंडरी वाइंडिंग तक, राइट। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने क्योंकि एक तरीके से आयरन कोर प्रोवाइड कर रखा है, तो आयरन कोर में हम लोग को भाई सेम मैग्नीट्यूड का एमएमएफ बनाने के लिए, फिर ये सेम मैग्नीट्यूड का फ्लक्स बनाने के लिए जो मैग्नेटाइजिंग करंट देना पड़ता है ये काफ़ी स्मॉल देना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बताया रेटेड करंट का कितना? 2 से 5% सिर्फ, ओके। लेकिन वही अगर हम लोग इंडक्शन मशीन की बात करें, इंडक्शन मोटर की बात करें, तो स्टेटर से आपका जो रोटर में, यानी स्टेटर मतलब यहाँ पे सेकेंडरी, ये प्राइमरी वाइंडिंग, और रोटर क्या है यहाँ पे? सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। तो क्योंकि इनके बीच में एयर गैप आ रहा है भाई, तो सीधी सी बात है, आपको एयर गैप से पावर अगर रोटर तक भेजना है तो आपको यहाँ पे जो मैग्नेटाइजिंग करंट देना पड़ेगा ये काफ़ी लार्ज देना पड़ेगा, किसके मुकाबले? एज़ कम्पेयर टू आपके ट्रांसफार्मर के मैग्नेटाइजिंग करंट के हिसाब से, ठीक है। लेकिन फिर भी रेटेड करंट का क्या होगा आपका इस कंडीशन में? जब आपका स्लिप वेरी स्मॉल हो गया तो उस केस में आपका सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटाइजिंग करंट खींचेगा, मैग्नेटाइजिंग करंट काफ़ी स्मॉल है, ठीक है, उसके चलते आपका क्या होगा? एक तरीके से कोर लॉस काफ़ी नेग्लिजिबल होता है, ओके। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और पावर फ्लो डायग्राम भाई इजी था, वो अभी मैंने आपको बता दिया है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे इसलिए। और अभी हम लोग को ये रोटर का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम समझना है कैसे ये आता है, और इसको हम लोग लास्ट में समझेंगे, थोड़ा सा हम लोग फर्दर कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब डिफ़ॉल्ट में मान के चलिए ऐसा होता है भाई, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ से कैलकुलेशन कर लिया अपना, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको पावर फ्लो डायग्राम बता दिया है। तो स्टेटर में लॉस होने के बाद, ठीक है, कोर लॉस हो गया,
उसका ओमिक लॉस हो गया स्टेटर का, ठीक है। उसके बाद जो पावर बचता है उसको हम लोगों ने क्या बोला, एयर गैप पावर। एयर गैप पावर को हम लोग क्या बोल रहे थे, पीजी से रिप्रेजेंट कर रहे थे, राइट। तो ये पीजी इक्वल टू क्या होगा आपका, पीजी इक्वल टू होगा आपका भाई, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यही ना आपका रोटर इनपुट पावर है, समझ रहे बात क्या है, फिर कही यही ना आपका एक तरीके से एयर गैप पावर है, राइट। तो जो भी आपके रोटर के अंदर करंट है, देखिए रोटर के अंदर वोल्टेज E2 है, रोटर के अंदर करंट मेरा I2 है, रोटर के अंदर जो मेरा पावर फैक्टर cos phi 2, तो यही ना पावर एक तरीके से स्टेटर से कहाँ पहुँचा है, अभी रोटर के अंदर पहुँचा है। और अगर ये रोटर के अंदर पावर पहुँचा हुआ है अभी इस इंस्टेंट में, अभी इसमें हम लोग रोटर का कॉपर लॉस, कोर लॉस ये सब नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम लोगों ने बस माना है कि स्टेटर से लॉस होने के बाद, यानी स्टेटर का खुद का लॉस होने के बाद जो भी पावर है वो एक तरीके से रोटर में ही गया, क्योंकि रोटर में भी ईएमएफ इतना इंड्यूस्ड हुआ, करंट इतना है और आपका पावर फैक्टर इतना, तो ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एयर गैप पावर, एयर गैप पावर, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी आ रहा है ना आपके रोटर में, तो इसको E2 लिखेंगे, I2 लिखेंगे और यहाँ पे cos θ2 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर ये मेरा एक तरीके से एयर गैप पावर है, फिर नेट पावर रोटर में जा रहा है, तो आप कहेंगे ना भाई कि इसी के अंदर क्या हो जाएगा आपका, रोटर का ओमिक लॉस होगा, यानी I2 स्क्वायर R लॉस होगा, ठीक है, ओमिक लॉस, ठीक है। और कोर लॉस को यहाँ पे मैं एक तरीके से नेग्लिजिबल मान के चलता हूँ, मतलब सीधी सी बात है, ये नेट पावर है तो इसी में से ना पावर घटेगा भाई, लॉस में कुछ पावर हिस्सा चला जाएगा, ठीक है, ओमिक लॉस में, कोर लॉस में, ठीक है। उसके बाद फिर आपका फर्दर मैकेनिकल पावर में जाएगा, ठीक है। यानी इसमें आप कह सकते हैं ओवरऑल ये लॉसेस होगा कुछ, और इसी के अंदर क्या है छुपा हुआ, प्लस में कर देता हूँ यहाँ पे, प्लस इंटरनल मैकेनिकल पावर। भाई ये इलेक्ट्रिकल पावर था रोटर में इतना है, ठीक है, इसमें से हम लोगों ने इसको घटा दिया, तो इसमें एक और क्या पावर छुपा है, टोटल इंटरनल मैकेनिकल पावर होगा ना, इसी में से फिर आगे फर्दर देख रहे थे आप, पावर फ्लो डायग्राम को पकड़िए ना, यहाँ पे ये आपका मेन पावर आया E2 इंटू I2 इंटू cos phi 2, ठीक है, फिर कहिए θ2, इसमें से आपका घट गया क्या, रोटर का कोर लॉस, सॉरी ओमिक लॉस, ठीक है, फिर कोर लॉस, उसका फिर जो बचा क्या है, ये मैकेनिकल पावर है, मैकेनिकल पावर में भी क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन लॉस, विंडेज लॉस, फिर आपका शाफ्ट पावर, ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, वही चीज़ यहाँ पे है। ये हो गया आपका नेट पावर, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लोग इसकी बात करते हैं, इसका वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी पता है, इसका वैल्यू हम लोग को पता है, cos θ2 की बात करें तो आपने पावर ट्रायंगल पढ़ा होगा, फ्रॉम पावर ट्रायंगल क्या होता है आपका, R/Z होता है, ठीक है, और क्योंकि रोटर की बात करें तो R2/Z2 हो जाएगा, ठीक है। तो R2 को वैसे के वैसे रहने देंगे, डिवाइडेड बाय Z2 हम लोग को पता है, Z2 अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था ना, और अभी भाई जो भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे ना, ये इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम के हिसाब से करेंगे, मतलब इसके हिसाब से चल रहा है। तो यहाँ पे R2 मेरा क्या है, R2/S है, अभी कहाँ से आता है मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, लास्ट में इसी लेक्चर में बता दूंगा, ठीक है। तो R2 के जगह मैं R2/S लिखूंगा। उसके बाद Z2 हम लोग का क्या था, रूट अंडर R2 स्क्वायर, देखिए यहाँ पे भाई ये आपका क्या है, Z2 है, ठीक है, ये आपका Z2 है, लेकिन उस सर्किट के हिसाब से चलना है हम लोग को, तो यहाँ पे R2 क्या लिखना पड़ेगा, R2/S का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ठीक है, ओके। या फिर आप सीधे सीधे कहिए ना, देखिए ये क्लियर हो जाएगा आपको लास्ट में। Z2 मेरा क्या था, रूट अंडर R2 का स्क्वायर प्लस S इंटू X2 का स्क्वायर, ये था, पीछे हम लोगों ने किया था। अब ओवरऑल हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, इस इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। तो इस इक्विवेलेंट डायग्राम के हिसाब से R2 मेरा क्या है, R2/S है, और यहाँ पे X2 में स्लिप नहीं लगा हुआ एक तरीके से, ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे X2 ही लिखेंगे, ओके। तो Z2 हो जाएगा, यहाँ पे R2 को मैं R2/S लिखा रहा हूँ इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम के हिसाब से, और सर्किट में X2 को मैंने स्लिप के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया, सिर्फ X2 लिखा हुआ, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे सीधे सीधे क्या लिखें, X2 का स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा एक तरीके से इंपेडेंस हो गया यहाँ पे ओवरऑल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कहाँ से आया समझ में आ जाएगा आपको, ओके। तो R2/Z2 होता है, तो R2 मेरा ये था सर्किट के हिसाब से, और इम्पिडेंस मेरा ये हो जाएगा।
अब क्योंकि नीचे में एस डिवाइडेड है तो इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखूं भाई, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा ओवरऑल टर्म क्या हो जाएगा, एस से मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे में, ये हो जाएगा आपका R2 डिवाइडेड बाय एस इंटू ये पूरा पूरा टर्म R2 बाय एस का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट बंद। ठीक है, ये मेरा एक तरीके से हो गया पावर फैक्टर। ठीक है, ये वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है R2, ये S था तो नीचे में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अब देखिए, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो हम लोग का ओवरऑल एयर गैप पावर आया है, इसमें E2 को वैसे का वैसे ही छोड़ दे रहे हैं, I2 का भी वैसे का वैसे ही छोड़ दे रहे हैं। बस मैं यहाँ पे जो पावर फैक्टर है ना, इसके जगह ये पूरा पूरा वैल्यू डाल दूंगा। ठीक है, ये इतना जो है पूरा पूरा वैल्यू हम लोग को डालना है यहाँ पे। देखिए, एयर गैप पावर इक्वल टू E2 वैसी वैसी है, I2 को भी वैसे वैसे रखा मैंने यहाँ पे cos θ2 था, इसके जगह में ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ, R2 डिवाइडेड बाय S ब्रैकेट में आपका R2 बाय S का स्क्वायर प्लस x2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने वैल्यू पुट कर दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं रीअरेंज कर रहा हूँ। देखिए, ये जो E2 है ना भाई, इस E2 के साथ मैं यहाँ पे इस वाले टर्म को ला रहा हूँ, इस वाले टर्म को। ठीक है, यानी रूट ओवर R2 बाय एस का स्क्वायर प्लस x2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बाकी I2 था, I2 मैं ऐसे ही इंटू रख देता हूँ, और यहाँ पे अभी भी बचा कि R2 बाय एस, तो R2 बाय एस मैं इधर रहने देता हूँ। ठीक है, कुछ नहीं किया, इसको उठा करके मैंने E2 के साथ रीअरेंज कर दिया। ठीक है, अब अगर आप देखें, ये जो वैल्यू था, ये वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे पीछे कैलकुलेट किया हुआ है, और ये सब जो समझ रहे हैं तो आप अपना नोट्स बना करके चलिएगा, लिखते चलिएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें भाई, जब हम लोगों ने रोटर करंट निकाला था तो ये वैल्यू आया था ना, यहाँ पे स्लिप का कॉमन ले लिया था हम लोगों ने। ठीक है, I2 यहाँ पे एनी वैल्यू ऑफ स्लिप ये था, अब स्लिप वैल्यू ऊपर नीचे कॉमन ले लिया, तो E2 डिवाइडेड बाय R2 बाय एस का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर है, राइट। ठीक है, तो इतने की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, I2 लिख सकते हैं यहाँ पे। वही है यहाँ पे, ये जो वैल्यू E2 डिवाइडेड बाय R2 बाय एस का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर। ठीक है, इसके जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, I2 लिख सकता हूँ मैं, ये I2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके जगह एक I2 आ जाएगा, एक I2 यहाँ पे R2, यानी यहाँ पे अगर मैं लिखूँ PG इक्वल टू, एक तो ये I2 हुआ, पहले से ये I2 तो I2 स्क्वायर हो जाएगा, और R2 बाय एस हो जाएगा। ये मेरा एक तरीके से मतलब रोटर का क्या है, ये एयर गैप पावर आया। ठीक है, यानी हम लोगों ने इस वाले इक्वेशन को क्या कर दिया, यहाँ पे इसका वैल्यू रख करके और रीअरेंज करके इसमें कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि ये जो पावर है, इस पावर को अभी हम लोगों ने क्या किया, रीअरेंज करके लिखा है I2 स्क्वायर डिवाइडेड इंटू R2 डिवाइडेड बाई एस, ये लिख दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या, अगेन इसमें क्या होगा, एक रोटर का ओमिक लॉस होगा। ठीक है, छुपा हुआ है, अभी हम लोग उसको निकालेंगे, और फिर ओवरऑल इसके अंदर क्या होगा, इंटरनल मैकेनिकल डेवलप पावर होगा। ठीक है, ओके, तो अभी यहाँ पे लिखता हूँ मैं, PG इक्वल टू आया आपका, यानी एयर गैप पावर इक्वल टू I2 स्क्वायर इंटू R2 डिवाइडेड बाय एस। ठीक है, यही चीज़ आपके यहाँ पे भी निकाला गया। PG क्या है मेरा, I2 स्क्वायर इंटू R2 डिवाइडेड बाय एस। ठीक है, और अगर हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम देखें, जो कि हम लोग यहाँ पे डेप्थ में बात करेंगे कैसे आता है ये, इसको वेरिएबल बना देते हैं, R2 बाय एस, ये x2, तो ये सिंपल सा एक सर्किट दिख रहा है भाई। तो सीधी सी बात है, इसमें जो भी पावर कंज्यूम होगा, एक्टिव पावर जो कंजम्पशन होता है, कौन करता है, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस ही ना करता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप देखें, ये जो PG है इसमें कहीं पे भी x2 का, यानी क्योंकि इस सर्किट के हिसाब से हम लोगों ने ये एनालाइज किया है ना, तो इसमें कहीं पे भी x2 नहीं है, x2 नहीं है, इसका सीधी आना भी नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि आपके जो रिएक्टेंस होता है कोई भी पावर कंज्यूम नहीं करता है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि ये, इससे हम लोग को पता चल रहा है, नहीं जो आया इससे पता चल रहा है, पर फेज पावर इनपुट टू द रोटर इज इक्वल टू I2 स्क्वायर R2 डिवाइड एज द रोटर रिएक्टेंस कंज्यूम नो पावर, कोई भी पावर कंज्यूम ये नहीं करता है। ओके, तो बस समझिए इतना आ गया आपका एयर गैप पावर। ठीक है, अब हम लोग फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। तो PG इक्वल टू, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ,
क्योंकि बुक में आपका साफ साफ लिखा हुआ है, ये जो आपका पावर है ना भाई, इसमें क्या क्या है, रोटर ओमिक लॉस भी छुपा हुआ है और टोटल इंटरनल मैकेनिकल पावर जो डेवलप है, जिसको हम लोग पीएम से रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्टकट में, ठीक है, ये भी इसी में छुपा हुआ है आपका, ठीक है। क्योंकि नेट पावर आपका स्टेटर से रोटर में भी ट्रांसफर हुआ है, इसमें भी हम लोग लॉसेस को एक तरीके से छांटा नहीं है, सेपरेट नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, इसको मैं लिख सकता हूँ कुछ इस तरीके से, I2 स्क्वायर इंटू R2 प्लस यहाँ पे I2 स्क्वायर R2 और ब्रैकेट में यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 माइनस एस डिवाइडेड बाई एस, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। अब आप बोलिए ये कैसे लिख दीजिएगा, तो देखिए भाई यहाँ पे E2 है, ठीक है। अगर इसको मैं थोड़ा सा फिर से प्रूफ करके दिखाऊं कि ये पूरा पूरा चीज़ यही है, पूरा पूरा ओवरऑल, ठीक है। देखिए कैसे, ये I2 स्क्वायर R2 वैसे का वैसे ही रहेगा, आप इसको करिए, प्लस है प्लस दे देंगे, सबसे पहले 1 बाय एस, मतलब इसको करिए ना, तो क्या हो जाएगा आपका, ये तो I2 स्क्वायर R2 डिवाइडेड बाय एस कैसे ही रहेगा, ये इससे फिर कीजिएगा मल्टीपल, प्लस माइनस है, I2 स्क्वायर R2 डिवाइडेड बाय एस हो जाएगा, ठीक है। तो एस से एस कट जाएगा, तो क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ I2 स्क्वायर R2, ये माइनस है और ये आपका आगे में प्लस है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ यही ना बचा, I2 स्क्वायर R2 डिवाइडेड बाय एस, I2 स्क्वायर R2 डिवाइडेड बाय एस, ठीक है। तो बस हम लोगों ने इसको क्या डिज़ाइन करके इस तरीके से लिख दिया हम लोगों ने, ओके। तो अब आपको पता है कि अगर मैंने इसे डिज़ाइन करके लिखा, तो ये जो बता रहा है आपका I2 स्क्वायर R2 क्या है, ये I2 स्क्वायर R2 मतलब क्या है, ये आपका रोटर का ओमिक लॉस है, ठीक है। रोटर ओमिक लॉस, फॉर्मूले से भी आपको पता चल रहा है ना भाई, I स्क्वायर R क्या होता है, ओमिक लॉस को रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये जो है आपका, ये क्या है आपका, ये मैकेनिकल पावर जो डेवलप हुआ, ठीक है। तो ये आपका PM है, मैकेनिकल पावर, और ये क्या है, ये आपका रोटर ओमिक लॉस है। देखिए अब मैं यहाँ पे, जैसे देखिए भाई, अभी तक हम लोगों ने जैसे EMF निकाला था तो उसको भी क्या किया, स्लिप के साथ मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। आपने रिएक्टेंस निकाला, उसको भी स्लिप के साथ मल्टीप्लाई करके देखा, उसका फ्रीक्वेंसी निकाला तो उसमें भी हम लोगों ने स्लिप के हिसाब से एक तरीके से देखा, राइट, समझ रहे बात को। तो अभी हम लोग क्योंकि रोटर के अंदर घुस चुके हैं, तो हम लोग ये जो रोटर का ओमिक लॉस है ना, इसको हम लोग क्या देखना चाहते हैं, जैसे ये तो टोटल पावर गया आपका एयर गैप पावर, इसका यानी इसका कितना परसेंट जो है आपका रोटर खा चुका है, मतलब रोटर ओमिक लॉस है, उसके हिसाब से हम लोग डिज़ाइन करके लिखना चाहते हैं, ठीक है। देखिए मैं इसको ऐसे रीअरेंज करके लिखता हूँ, PG बराबर, सिर्फ और सिर्फ इस वाले टर्म में मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर नीचे एस एस से, मतलब न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर में एस एस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऊपर भी एस और नीचे में भी एस, बाकी सीधी सी बात है, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। इसको ऐसे कैसे रहने दिया मैंने, प्लस इसको मैंने ऐसे कैसे रहने दिया, I2 स्क्वायर R2 ब्रैकेट में 1 माइनस एस डिवाइडेड बाय एस, ठीक है। अब समझिए, ये जो वैल्यू है I2 स्क्वायर R2 डिवाइडेड बाय एस, यहाँ पे देख रहे हैं I2 स्क्वायर R2 डिवाइडेड बाय, इसको मैं क्या लिखा, PG लिख सकता हूँ, इस पूरे टर्म को मैं PG लिख सकता हूँ, राइट। और यहाँ पे भी देखें, अगर ये I2 है, I2 स्क्वायर R2 डिवाइडेड बाय एस, इसके जगह भी मैं क्या लिख सकता हूँ, PG लिख सकता हूँ। तो अब ये मेरा फॉर्मूला आ जाएगा, PG इक्वल टू, ये एक एक्स्ट्रा स्लिप बचा हुआ है, तो S इंटू PG प्लस है, प्लस दे देंगे, ये पूरा पूरा टर्म आपका क्या हो गया, PG हो गया, और ब्रैकेट में 1 माइनस एस रह गया, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, कुछ नहीं, ये जो रोटर ओमिक लॉस था इसको मैंने कन्वर्ट करके किस में लिख दिया है, ऐसे लिख दिया है। और ये जो आपका मैकेनिकल पावर था यहाँ पे, इसको मैंने कन्वर्ट करके लिख दिया इसमें, ठीक है। मतलब मैंने PG के टर्म में लिख दिया भाई, मतलब एयर गैप में जो पावर आ रहा है उसको मैंने स्लिप के साथ कोरिलेट कर दिया, ठीक है। समझ, मतलब यहाँ से पकड़िए ना, सबको हम लोग स्लिप में देख रहे हैं, तो हम लोग रोटर के ओमिक लॉस को भी स्लिप के हिसाब से देखेंगे, देखना चाहते हैं, ठीक है। टोटल जो आपका एयर गैप पावर है उसको स्लिप से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, रोटर ओमिक लॉस दे देगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एक तरीके से रोटर ओमिक लॉस है, आप ध्यान रखिएगा। और ये क्या है, एक तरीके से मैकेनिकल पावर डेवलप है, PM है, और ये आपका रोटर ओमिक लॉस है। तो भाई अभी यहाँ पे ओवरऑल अगर मैं साफ तरीके से लिखूँ, देखिए हम लोग का ये मेन फार्मूला था एयर गैप पावर का, I2 स्क्वायर इंटू R2 बाई एस, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, मैंने बताया इसमें आपका ओमिक लॉस भी है और मैकेनिकल पावर जो डेवलप हो रहा है वो भी आपका छुपा हुआ है, तो इसको मैंने क्या किया, इस तरीके से डिज़ाइन करके लिख दिया, ठीक है। और आपको पता है ये आपका सेम इसी के बराबर आ जाएगा, I2 स्क्वायर R2 प्लस I2 स्क्वायर R2, ये हो गया 1 माइनस एस डिवाइडेड बाई एस, राइट। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये जो पावर है
ये आपका लॉसेस में जा रहा है, ओमिक लॉसेस में, और ये जो है आपका मैकेनिकल पावर डेवलप हो रहा है, ठीक है, राइट। उसके बाद हम लोगों ने अभी क्या किया, इसको फिर से रीअरेंज करके लिखा है, पी जी इक्वल टू, ये था आपका एस इंटू पी जी, और ये बन गया प्लस, ये हो गया आपका पी जी इंटू वन माइनस एस, ठीक है। तो यहाँ से ये जो आया फार्मूला, इसको मैंने बोला कि ये ओमिक लॉस में ही बता रहा है, क्योंकि इसी को हम लोगों ने क्या किया था, S1 ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ले आया है, ठीक है। ये आपका ओमिक लॉस है। यहाँ पे मैं देखिए, मैं लिखता हूँ, फार्मूला लिखता हूँ, इंपॉर्टेंट है, रोटर ओमिक लॉस, ठीक है। और हर एक चीज़ का दो दो फार्मूला बनेगा, जिसको हम लोग लिखेंगे I2 स्क्वायर R2। एक तो ये फार्मूला हुआ, इसी को हम लोगों ने क्या किया है, S इंटू पी जी, की ये फार्मूला हुआ, और एक फार्मूला और बनेगा कहाँ से, तो यहाँ से अगर मैं ये इक्वेशन उठाऊँ, ये वाला इक्वेशन मैं उठा रहा हूँ, देखिए, जिसको हम लोग पी एम बोल रहे हैं, पी एम इक्वल टू है आपका I2 स्क्वायर R2 वन माइनस एस डिवाइडेड बाई एस, ये है, ठीक है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें भाई, इस वाले वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, रोटर ओमिक लॉस ही ना बोलेंगे, ये क्या है, रोटर ओमिक लॉस है, ठीक है। तो ये पूरा पूरा टर्म उधर भेजूंगा तो देखिए, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर मैं ऐसे कैसे रहने देता हूँ, I2 स्क्वायर R2 ऐसे कैसे रहने देता हूँ, ठीक है। इस वैल्यू को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका पी एम है, पी एम रहने देते हैं, एस ऊपर में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय वन माइनस एस हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये फार्मूला हो, क्योंकि ये क्या हो गया, ये ओमिक लॉस को बता रहा है, और ये पीएम के टर्म में, मैकेनिकल पावर के टर्म में अगर आपका दिया हुआ है, तो आप क्या किए, स्लिप डिवाइडेड बाय वन माइनस एस कीजिएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, रोटर ओमिक लॉस मिल जाएगा, ठीक है। तो एक ये फार्मूला हो गया आपका, पी एम एस डिवाइडेड बाय वन माइनस एस, ठीक है। तो आप कह सकते हैं रोटर ओमिक लॉस कितना फार्मूला हुआ, एक तो ये, ठीक है, एक ये, मतलब ये हो गया एक तरीके से पीजी के टर्म में स्लिप के साथ, और ये पीएम के टर्म में स्लिप के साथ, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है, I2 स्क्वायर R2, ठीक है। उसी तरीके से भाई, अगर हम लोग अपने मैकेनिकल पावर की बात करें, मैकेनिकल पावर का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे भी दो है, एक तो ये हो गया ओवरऑल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैकेनिकल पावर, एक ये वाला फार्मूला हुआ I2 स्क्वायर R2 वन माइनस एस डिवाइडेड बाई एस, यानी अगर आपको ओमिक लॉस पता है और स्लिप पता है तो आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और एक और फार्मूला हुआ, एक ही ये वाला, ठीक है, स्लिप के टर्म में, यानी अगर आपको एयर का पावर पता है और स्लिप पता है तो आप यहाँ से मैकेनिकल पावर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ आपके यहाँ पे लिख बुक में भी किया भाई। ओमिक लॉस क्या है, एक तो आपका मैकेनिकल पावर के टर्म में एस डिवाइडेड इंटू पी, और ये आपका एस इंटू पी जी हो गया, ठीक है। उसी तरीके से पी एम की बात करें तो पी एम आपका एक तो ये हो गया, जो कि यहाँ से उठाया गया डायरेक्ट आपका, राइट, और एक अभी जस्ट हम लोगों ने प्रूफ किया, ठीक है। तो दो दो फार्मूला हो गया। अब यहाँ से आपको रोटर ओमिक लॉस पता चल गया है, ठीक है। तो आप यहाँ से टॉर्क भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग उतना आगे बढ़ेंगे नहीं। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, मैकेनिकल पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू टॉर्क इनटू स्पीड। तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, इंटरनल मैकेनिकल पावर डेवलप, जो कि आपका फॉर्मूला है पीएम, पीएम का वैल्यू भी जस्ट हम लोगों ने देखा, वन माइनस एस डिवाइडेड बाई वन माइनस एस इंटू पी जी डिवाइडेड बाई आपका यहाँ पे मैकेनिकल स्पीड, ठीक है। तो मैकेनिकल स्पीड यहाँ पे रेडियन में लिखा हुआ, देखिए। अगर आपको आगे अगर फास्ट चलना है, ठीक है, तो आपका ऑलरेडी मैंने पावर फ्लो डायग्राम पे एक लेक्चर दिया हुआ, तो बहुत पहले दिया हुआ है, ठीक है भाई। तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, अगर आप ज़्यादा मतलब एक्साइटेड है तो, राइट। तो उसके लिए आप सीधे सीधे सर्च कीजिएगा पावर फ्लो, और आगे ट्रिपल ई IQ लगा दीजिएगा, मे बी वो लेक्चर मिल जाए, ठीक है, उसमें बताया हुआ पूरा पूरा। तो अभी हम लोग यहाँ पे पॉज करते हैं। यहाँ तक आपने समझ लिया पावर फ्लो डायग्राम में, अभी तक हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया है, अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक समझ लिया भाई, ठीक है। अब इसके बाद आपका फ्रिक्शन लॉस दिया रहेगा बुक में, विंडेज लॉस दिया रहेगा, ठीक है, उसको आप घटा दीजिएगा इसमें से, मतलब इस वाले पावर में से, ठीक है, इस वाले पावर में से अगर आप विंडेज लॉस, फ्रिक्शन लॉस, ठीक है, घटा दीजिएगा, तो ओवरऑल क्या मिल जाएगा आपको, शाफ्ट पावर मिलेगा, ओके। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग भाई बात करेंगे सीधे सीधे, जो हम लोग का सबसे इम्पॉर्टेंट है, कि इस वाले सर्किट को ऐसे हम लोग क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पता है जो रोटर है हम लोग का, ठीक है, ये मान लेते हैं आपका रोटर है, ओके। उसके अंदर आपके मान लेते हैं बाउंड रोटर डाल देते हैं हम लोग। तो अगर मैं ए को ऐसे दिखा रहा हूँ तो बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, 120 पे, ठीक है। तो ए डैश, यहाँ पे बी, तो यहाँ पे आपका बी डैश, फिर यहाँ पे सी, तो यहाँ पे आपका सी डैश, ठीक है। ये रोटर है, रोटर के अंदर हम लोगों ने क्या है, वाइंडिंग किया हुआ है। वाइंडिंग क्या है, उसका मतलब क्या है, इसके अंदर रेजिस्टेंस आएगा। तो सबसे पहले मैं रेजिस्टेंस दिखा देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ रोटर पे बात कर रहे हैं भाई, तो सीधी सी बात है, लीकेज आएगा, लीकेज चलते रिएक्टेंस आएगा। लेकिन आपको पता है उस रिएक्टेंस को मेरे को यहाँ पे वेरिएबल दिखाना होगा,
क्यों? क्योंकि रिएक्टेंस जो है आपका ये डिपेंड करता है स्लिप के ऊपर। समझ रहे बात को? या फिर इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे थ्योरी में लिखता हूँ, रिएक्टेंस ऑफ रोटर क्या है बराबर S इंटू एक्स टू होता है। ठीक है, यानी स्लिप चेंज होगा तो एक्स टू भी चेंज हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे तीर मार रहा हूँ, यानी वेरिएबल रिएक्टेंस स्लिप के ऊपर एक तरीके से डिपेंड करता है। ठीक है, और क्योंकि इस रोटर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, मतलब भाई सेकेंडरी वाइंडिंग है ना, ये ट्रांसफार्मर की तरह बिहेव कर रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को एक सोर्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप सेकेंडरी वाइंडिंग जब दिखाते हैं ट्रांसफार्मर में, तो यहाँ पे हम लोग का ई टू ई एम एफ इंड्यूस्ड होता है कि नहीं होता है, बोलिए। समझ रहे बात है? तो वही चीज़ ना यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, तो ये मेरा एक तरीके से ई टू यहाँ पे लिखना होगा, लेकिन ई टू जो है इट्स सेल्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्लिप के ऊपर डिपेंड करता था। यहाँ पे मैंने स्लिप के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये मेरा एक तरीके से R2 हो गया। अब बोलिएगा कि हम लोग का जो रोटर सर्किट का मॉडल होना चाहिए वो तो इस तरीके से होना चाहिए, राइट? बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसमें गलती है भाई। क्या गलती है? देखिए, अभी क्योंकि ये कंप्लीट सर्किट है, यहाँ पे वोल्टेज पूरा पूरा, तो यहाँ से हम लोग एक करंट फ्लो होगा I2। तो I2 की अगर बात करें तो I2 क्या हो जाए? वोल्टेज डिवाइडेड बाय, तो वोल्टेज मेरा यहाँ पे क्या है अभी? S इंटू ई टू है डिवाइडेड बाय आपका इम्पिडेंस, क्योंकि इस सर्किट मॉडल के हिसाब से देखना है तो इम्पिडेंस क्या हो जाएगा आपका? R2 स्क्वायर प्लस यहाँ पे S इंटू x2 का स्क्वायर होगा, इस तरीके से, राइट? अब देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ। आई मतलब एस ऊपर नीचे से कॉमन ले रहे हैं, तो ऐसे अगर मैं ऊपर नीचे से कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा? E2 डिवाइडेड बाय R2 बाय एस का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कट जाएगा यानी x2 का स्क्वायर। ठीक है, और ये रूट चढ़ जाएगा और ये एस कट जाएगा, यानी यहाँ पे I2 आया मेरा एक तरीके से E2 डिवाइडेड बाय R2 बाय एस स्क्वायर प्लस x2 का होल स्क्वायर, और ये रूट चढ़ेगा आपका। ओके, तो बुक में भाई यही चीज़ किया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट फोटो में आपका यहाँ पे वेरिएबल क्या लिया गया है? रिएक्टेंस को दिखाया गया है। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपका एक तरीके से, फ्रीक्वेंसी को भी यहाँ पे SF कर दिया, क्योंकि भाई फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर रहा है ना स्लिप के हिसाब से। ठीक है, S इंटू E2 J मतलब S इंटू रिएक्टेंस और ये R2। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका जो करंट फ्लो होगा इसके अंदर I2, इसका वैल्यू क्या होगा? ये होगा। ठीक है, S इंटू E2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस JX2, मतलब ये भाई पोलर फॉर्म में लिखा हुआ। ठीक है, इसको आप रूट ले में मैग्नीट्यूड मतलब ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी दिखा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसी में हम लोगों ने क्या किया? S कॉमन ले लिया। ठीक है, तो S कॉमन लिया तो क्या होगा? R2 बाई एस बनेगा प्लस J इंटू x2 बनेगा। ठीक है, ये आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा हुआ है, ये सब आपको पता होना चाहिए भाई। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे क्या ले रखा है? एक तरीके से मैग्नीट्यूड निकाल दिया इनके, इसलिए मैंने यहाँ पे रूट चढ़ा दिया। ठीक है, तो दोनों एक ही चीज़ है, इसमें घबराना नहीं है आपको। अब समझिए, अगर मैं इसके हिसाब से चलूँ, ठीक है, इस इक्वेशन को अगर मैं फॉलो करके सर्किट डिज़ाइन करूँ, मैंने पहले ये सर्किट डिज़ाइन किया, तो इस सर्किट में अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ मेरा ये R2 को शो किया जा रहा है। ये कैसे गलत है समझिए इस चीज़ को भाई। इसमें सिर्फ और सिर्फ R2 दिखाया गया। R2 दिखा मतलब क्या? ये जो भी आपका EMF इंड्यूस्ड हो रहा होगा, उसके चलते जो भी करंट फ्लो हो रहा होगा, मतलब जो भी एक्टिव पावर कंजम्पशन हो रहा होगा, ये तो पावर खाएगा नहीं, क्योंकि रिएक्टेंस कभी भी पावर एक्टिव पावर कंज्यूम नहीं करता है। इसका मतलब क्या? सिर्फ और सिर्फ R2 कहने का मतलब क्या? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या होगा? I2 स्क्वायर R2, यानी सीधे सीधे ओमिक लॉस में आपका पूरा पूरा क्या हो रहा है? जो भी आपका रोटर के अंदर पावर आ रहा है वो कंज्यूम हो रहा है। लेकिन आपने अभी पावर फ्लो डायग्राम देखा भाई कि रोटर के अंदर जो पावर आता है जिसको हम लोग PG बोलते हैं, इसमें क्या होता है? इसमें दो मिक्सचर होता है, एक तो आपका I2 स्क्वायर R2 होता है और बाकी आपका मैकेनिकल पावर में चला जाता है, राइट? लेकिन ये जो सर्किट है इसमें कहीं पे भी आप देख पा रहे हैं कि मैकेनिकल पावर आपका एक तरीके से यूटिलाइज हो रहा है? कहीं पे भी आपको दिख रहा है? नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ R2 को दिखाया गया। मतलब क्या? पूरा पूरा जो भी आपका पावर है वो कौन खा गया? ये ओमिक लॉस में चला गया। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या मानते हैं? हमेशा गलत मान के चलते हैं। ठीक है, इसको एक और तरीके से अभी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग का ये जो इक्वेशन आया इसके हिसाब से अगर हम लोग सर्किट डिज़ाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे को सोर्स दिखाना हो, क्योंकि देखिए भाई यहाँ पे भी करंट का सेम मैग्नीट्यूड है। जो करंट आपको इस इक्वेशन से मिल रहा है I2, वही करंट आपको इस इक्वेशन से भी मिल रहा है, क्योंकि I2 तो दोनों सेम होगा ना। समझ रहे बात को? ठीक है भाई, मेरे करंट तो सेम होगा ना, मैंने कुछ नहीं किया, बस मॉडिफिकेशन किया, एस कॉमन ले लिया। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जो करंट आपको इस इक्वेशन से मिल रहा था इस वाले इक्वेशन से, वही करंट आपको क्या मिलेगा? इस वाले इक्वेशन से भी मिलेगा। ठीक है, इस वाले इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन के हिसाब से अगर हम लोग सर्किट डिज़ाइन करें तो यहाँ पे क्या है? सोर्स मेरा यहाँ पे रोटर का E2 लिखना होगा, और रिएक्टेंस देखिए अब स्लिप के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, तो रिएक्टेंस को मेरे को यहाँ पे कांस्टेंट दिखाना पड़ेगा JX2। ठीक है, लेकिन जो रेजिस्टेंस है मेरा, इस रेजिस्टेंस को मेरे को यहाँ पे क्या दिखाना पड़ेगा? वेरिएबल दिखाना पड़ेगा। क्यों भाई? क्योंकि
रेजिस्टेंस मेरा स्लिप के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और स्लिप जहाँ पे आ गया इसका मतलब स्लिप आपको पता है चेंज होते रहता है, स्टैंड स्टिल पे 1 है, ठीक है, धीरे धीरे स्पीड पकड़ेगा तो घटने लगेगा, समझ रहे बात को। तो ये एक तरीके से वेरिएबल है, ठीक है, तो इस तरीके से भी आप दिखा सकते हैं, नहीं तो बुक में आपका ये कुछ इस तरीके से एरो बना कर टैपिंग करके दिखाया जाता है। ओके, ये आपका JX2 और ये आपका E2, ठीक है। तो ये हो गया आपका R2/S। अब इसमें देखिए, इसमें आप बोलिएगा कि अब इसमें आप प्रूफ करके बताइए कि कैसे आपका इसमें मैकेनिकल पावर भी एक तरीके से दर्शाया जा रहा है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग न्यू पेज पे आते हैं। देखिए, अभी जो आपने मैकेनिकल पावर पढ़ा ये क्या था आपका, या फिर भाई आपका जो यहाँ पे ग्रॉस पावर था ये क्या था आपका, I2² R2 प्लस यहाँ पे था आपका I2² R2 इंटू 1 - S/S, ये था, ठीक है। अब समझिए ये आपका ओवरऑल क्या था, मैकेनिकल पावर, और ये आपका ओवरऑल क्या था, एक तरीके से ओमिक लॉस, ठीक है। तो ये जो सर्किट आपने दिखाया यहाँ पे R2/S है ना, यहाँ पे A2 है, यहाँ पे JX2 है। मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो R2/X2 है ना, इसमें आपका छुपा हुआ है, इसी में राज छुपा हुआ है। क्या राज छुपा हुआ है, देखिए R2/S को भाई मैं डिज़ाइन करके ऐसे लिख सकता हूँ, I2² R2 प्लस, या फिर ऐसे नहीं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं R2/S। अभी ध्यान समझिए, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे R2 प्लस R2 इंटू 1 - S/S, ऐसे मैं डिज़ाइन करके लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, एक्चुअली प्रूफ कर देता हूँ मैं। अगर R2 ये जो है ये ऐसे कैसे ही रहेगा, ठीक है, प्लस इसको अगर मैं तोड़ूँ R2/S हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस S इंटू R2/S, तो S कट जाएगा, ये बचा सिर्फ और सिर्फ R2, लेकिन आगे माइनस छुपा हुआ, ये आपका प्लस है, ठीक है। तो ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ R2/S बचेगा यहाँ पे, राइट। इसका मतलब ये जो मैंने R2/S को इस तरीके से रीअरेंज करके लिखा है ये बिल्कुल मैंने सही लिखा है यहाँ पे। अब देखिए इसको मैं फिर से यहाँ पे साफ तरीके से लिखता हूँ, R2/S को मैंने यहाँ पे रीअरेंज करके लिखा है R2 प्लस R2 ब्रैकेट में, या फिर न्यू पेज पे लाते हैं, R2/S को मैंने यहाँ पे लिखा है रीअरेंज करके R2 प्लस R2 इंटू 1 - S/S, ठीक है, इस तरीके से लिखा है मैंने। और मेरा सर्किट क्या है, सर्किट को अगर मैं ऐसे दिखाऊं, सॉरी ये आपका JX2, यहाँ पे मेरा एक रेजिस्टेंस था R2/S को मैंने क्या कर दिया, इस तरीके से ब्रेक कर दिया R2, और फिर यहाँ पे R2 और ब्रैकेट में 1 - S/S ये कर दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इस तरीके से सर्किट कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब इसमें जो करंट फ्लो होगा I2, तो भाई अभी देखिए अगर मैं दोनों तरफ इस इक्वेशन में दोनों तरफ से अगर मैं I2 मल्टीप्लाई करूँ, इधर भी I2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इधर भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, या फिर I2² मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी I2² और इधर भी मेरा I2², ठीक है। तो ब्रैकेट में ऐसे करके करना होगा ना, तो एक तो इसके साथ आ जाएगा और एक इसके साथ आ जाएगा आपका I2², मतलब ओवरऑल ब्रैकेट में बंद करके किया तो अंदर अंदर आ जाएगा ना I2 दोनों के साथ, ठीक है। तो अब देखिए, तो ये सर्किट था मेरा। अभी मैंने प्रूफ किया कि R2/S को आप क्या कर सकते हैं, ओवरऑल R2 प्लस इतना कर सकते हैं, क्योंकि सीरीज़ में मैंने दिखा था दोनों को जोड़िएगा तो ही ना बनेगा आपका, और ये मस्ट भी इतने के बराबर है R2/S के, राइट। अब देखिए इसके अंदर जब करंट फ्लो होगा तो ये यहाँ पे ये रेजिस्टेंस कितना खाएगा, ओमिक लॉस कितना होगा, I2² R2, मतलब ये आपका ओमिक लॉस को दिखा रहा है। और ये जो है यहाँ पे आपका क्या, क्योंकि ये रेजिस्टेंस सीधी ये कितना पावर कंज्यूम करेगा, तो कितना हो जाएगा आपका I2² R2 और ये 1 - S/S। और अभी जस्ट हम लोगों ने प्रूव किया था कि ये जो ओवरऑल क्या है पावर, ये आपका मैकेनिकल पावर को दिखाया जा रहा है, और ये जो पावर है क्या बता रहा है, ये आपके ओमिक लॉस को बताया जा रहा है, ठीक है। तो वही हम लोगों ने यहाँ पे किया है कि R2/S है, इसको हम लोग इस तरीके से रीअरेंज करके लिख रहे हैं R2 प्लस R2 इंटू 1 - S/S, मतलब ये सर्किट था मेरा, इसमें करंट फ्लो होगा तो ओमिक लॉस इधर I2² R, और ये अभी जस्ट मैंने प्रूव किया था ना, ये क्या है मेरा, एक तरीके से ये टोटल एक तरीके से मेरा एयर गैप पावर था, ठीक है। और यही पावर क्या है, दो पार्ट में टूटा, इधर भी आपका I2² मल्टीप्लाई होगा, इधर भी आपका I2², तो ये क्या हो गया एक तरीके से ओमिक लॉस, और ये क्या हो गया एक तरीके से ओवरऑल आपका मैकेनिकल,
ठीक है, मैकेनिकल पावर। तो इसीलिए भाई हम लोग हमेशा मतलब रोटर के सर्किट को सीधे सीधे इस तरीके से नहीं दिखाएंगे हम लोग, ठीक है, कि एक R2 है और ये मेरा एक तरीके से J इंटू एस इंटू एक्स टू और यहाँ पे S इंटू ई टू, ठीक है। अब क्यों नहीं दिखाते हैं, अब इसके पीछे एक और रीज़न समझिए। तो मैंने आपको समझा दिया पावर फ्लो डायग्राम के हिसाब से। बुक के साथ अब फॉलो करते हैं, या फिर मैंने यहाँ पे जो नोट्स बनाया ना उस पर हम लोग आते हैं डायरेक्ट। देखिए कुछ मैंने यहाँ पे हिंदी वर्ड भी लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग का रोटर सर्किट मॉडल चल रहा है। तो रोटर सर्किट मॉडल के हिसाब से एट स्टैंड स्टिल की बात करें तो एट स्टैंड स्टिल पे क्या हो जाएगा, एस इंटू ई टू, जहाँ पे एस इक्वल टू मेरा 1 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा। तो सिंपल सर्किट क्या बनेगा, E2 R2 और X2 बनेगा। फिर उतना भी हम लोग को जाने कोई मतलब नहीं भाई, ठीक है। हम लोग का सिंपल सिंपल समझिए, ये आपका सर्किट बना, ठीक है भाई। स्टैंड स्टिल छोड़ ही दीजिए, मतलब समझिए रोटर रनिंग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे EMF क्या होगा, एस इंटू ई टू हो जाएगा, X2 क्या हो जाएगा, एस इंटू एक्स टू हो जाएगा, ठीक है। तो करंट मेरा क्या फ्लो होगा इसके अंदर, करंट क्या फ्लो होगा मेरा, I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, EMF मैंने लिख दिया एस इंटू एक्स टू डिवाइडेड बाई इम्पिडेंस। तो इम्पिडेंस मैंने यहाँ पे पोलर फॉर्म में लिखा है R2 प्लस JS इंटू एक्स टू, ठीक है। अब सेकंड केस में इसको मैंने क्या किया, ऊपर नीचे एस से वही कॉमन लेकर के इस तरीके से मैंने दिखा दिया, R2 बाय एस हो जाएगा और ये आपका JX2। तो इस इक्वेशन के हिसाब से हम लोग सर्किट जब बनाएंगे, ठीक है, तो आपका क्या बनेगा, एक रेजिस्टेंस और इसका एक और रेजिस्टेंस, क्योंकि R2 बाय एस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं R2 प्लस आपका यहाँ पे R2 इंटू 1 माइनस एस डिवाइडेड बाई एस लिख सकते हैं, और यहाँ पे आपका एक रिएक्टेंस हो जाएगा, और यहाँ पे आप अपना सोर्स दिखा दीजिए इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आप समझिए भाई। ये जो फर्स्ट सर्किट है ना, क्योंकि ये स्लिप के साथ है, यहाँ पे लिखा है मैंने हिंदी में, जो भी E2 का वैल्यू होगा, क्योंकि E2 इसके साथ मल्टीप्लाई है, E2 का वैल्यू होगा, वो वैल्यू, देखिए इस लाइन को समझिए, ऐसे नहीं समझ में आएगी। बोल रहा है कि जो भी आपका I2 का वैल्यू आया, ठीक है, इस इक्वेशन के हिसाब से फिर इस इक्वेशन के हिसाब से दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, ठीक है। लेकिन इनमें कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, इक्वेशन 6.17 सॉरी 17 6.17 ये वाला, ठीक है, ये वाला इक्वेशन, इसमें जो भी आपका भाई रोटर के अंदर, क्योंकि I2 मतलब रोटर की बात हो रही है, ठीक है, तो रोटर के अंदर जो भी EMF आ रहा है वो स्लिप के साथ मल्टीप्लाई होकर के आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या, जो भी आपका इसके अंदर करंट फ्लो होगा, यानी I2 जो भी करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, वो स्लिप करंट होगा। लिखा हुआ यहाँ पे स्लिप फ्रीक्वेंसी पे मतलब EMF जनरेट हो रहा है एस इंटू ई टू। तो सीधी सी बात है, इस EMF को अगर आप इस इम्पिडेंस के साथ डिवाइड करेंगे तो आपको जो करंट मिलेगा ये क्या मिलेगा, उसी पर्टिकुलर स्लिप के फ्रीक्वेंसी वाले पे मिलेगा। मतलब भाई इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा वो स्लिप करंट होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। क्योंकि स्लिप पे आपका E2 डिपेंड कर रहा है और स्लिप पे आपका क्या X2 डिपेंड कर रहा है। तो स्लिप चेंज होगा तो आपका I2 भी एक तरीके से चेंज हो जाएगा। समझ में आया बात को। लेकिन ये जो आपका इक्वेशन है 6.18, ये जो इक्वेशन है भाई, इस इक्वेशन में आपका जो करंट फ्लो होगा I2, अब देखिए इसमें आपका EMF क्या है, EMF आपका E2 है, और E2 कब होता है रोटर का, जब ये स्टैंड स्टिल पे होता है। फिर ये जो E2 है ये क्या है, एक तरीके से ये सप्लाई वोल्टेज, यानी जो मेन है, मेन मतलब जो आप स्टेटर में एक तरीके से EMF दे रहे हैं वो वाला वोल्टेज है। क्योंकि देखिए भाई कैसे मैं बताऊँ, हम लोगों ने जब स्लिप को इंट्रोड्यूस किया था रोटर के अंदर तो हम लोगों ने वहाँ पे E2 डैश माना था या फिर E2 डबल डैश माना था, समझ रहे हैं, ये स्लिप पे था। लेकिन स्टैंड स्टिल पे देखा था ना हम लोगों ने, E2 आ रहा था। E2 क्या था आपका, प्राइमरी का ही ना था एक तरीके से, समझ, मतलब ये स्लिप से हट गया भाई। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि स्टैंड स्टिल देखें तो एट स्टैंड स्टिल में क्या होता है, आपका जो सप्लाई फ्रिक्वेंसी रोटर के अंदर है वही स्टेटर में था, ठीक है। तो सीधी सी बात है, √2π फ्लक्स एन फेज 2 कर लेते हैं, KW2 कर लेते हैं, और इसमें क्या बचा, यहाँ पे F1 कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरा एक तरीके से E2 था, समझ रहे बात को, समझिए। मतलब ये आपका जो भी EMF है ना, या फिर लाइन को पढ़िए भाई। देखिए जो इक्वेशन बता रहा है सेकंड इक्वेशन, इसमें क्या है आपका, ये जो अब E2 है ये E2 स्लिप से इसको कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो EMF आपका E2 है, जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे इसके साथ तो ये हम लोग को जो करंट मिलेगा क्या मिलेगा, लाइन फ्रीक्वेंसी करंट देगा। लाइन फ्रीक्वेंसी करंट का मतलब क्या, जो आपका सोर्स लगा हुआ है, ठीक है, सोर्स में फ्रीक्वेंसी कितना था आपका 50 हर्ट्ज था ना। और यहाँ पे आप देख रहे हैं E2 कब आता है, E2 तब आता है जब आपका
एक तरीके से F1 इक्वल टू F2 हो जाए, मतलब रोटर फ्रिक्वेंसी आपके स्टेटर फ्रिक्वेंसी के बराबर हो जाए। समझ रहे बात को? तो देखिए कहने का मतलब क्या है, ये जो है ये एक इंस्टेंट पे जो भी स्लिप का वैल्यू है उसके करंट को ये बता रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो करंट है ये डायरेक्ट लाइन से जो भी करंट आएगा, क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी रोटर के अंदर क्या है 50 हर्ट्ज है, ठीक है। तो जो भी आपका यहाँ पे करंट फ्लो होगा क्या होगा, एक तरीके से लाइन फ्रीक्वेंसी वाला करंट होगा, ठीक है। इसका मतलब अगर आप इस इक्वेशन से सर्किट डिजाइन करते हैं तो इसमें अभी आपने जस्ट देखा भाई कि सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, ओमिक लॉस देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब आप एक तरीके से E2 बाय यहाँ पे R2 बाय S प्लस X2 करके चलें तो ये क्या है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एक तरीके से सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर चल रहा है। तो यहाँ पे जो आपको मिलेगा ना वैल्यू, इसमें आपका ओमिक लॉस भी आ जाएगा और ओमिक लॉस के साथ साथ आपका मैकेनिकल पावर भी एक तरीके से देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। ये इसका एक ओवरऑल मतलब है, ठीक है। तो आप ओवरऑल समझ के चलिए कि रोटर सर्किट मॉडल जो है हम लोग इस तरीके से एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हम लोगों ने पावर फ्लो डायग्राम देखा था ना, वहाँ से आपको ज़्यादा बेटर आइडिया लग रहा होगा, ठीक है, कि R2 बाई एस को हम लोग इस तरीके से ब्रेक करके लिख सकते हैं, R2 प्लस R2 इंटू 1 माइनस एस डिवाइडेड बाई एस, राइट। तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग यहाँ तक समझने के बाद डायरेक्ट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखिए अब हम लोग एक और यहाँ पे छोटा सा टॉपिक कवर करते हैं। अभी हम लोग भाई इस इक्वेशन को देखेंगे कि ये कहाँ से आता है एक्चुअली। तो अभी आप इमेजिन कीजिए हम लोग के पास एक 3 फेज़ मोटर है, यानी इंडक्शन मोटर है, और स्टेटर भी आपका यहाँ पे एक तरीके से स्टार कनेक्टेड है, यानी इसमें 3 फेज़ सप्लाई देंगे ABC बैलेंस्ड, और आपका रोटर भी एक तरीके से स्टार कनेक्टेड है, ठीक है। और अभी यहाँ पे अगर हम लोग भाई वही मान के चले कि इनके बीच में एक मेन फ्लक्स एक तरीके से गोल गोल घूम रहा है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो सीधी सी बात है इसके अंदर क्या होगा, स्टेटर के अंदर भी EMF इंड्यूस्ड होगा और रोटर के अंदर भी EMF इंड्यूस्ड होगा। तो स्टेटर में जो EMF इंड्यूस्ड हो रहा है जिसको हम लोग E1 बोल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, मैग्नीट्यूड √2π फ्रीक्वेंसी आपका F1 जो भी सप्लाई फ्रीक्वेंसी होगा, KW1 मतलब इसके अंदर जो भी आपका वाइंडिंग फैक्टर है, ठीक है, क्योंकि स्टेटर में अलग आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे वाइंडिंग करने के लिए और रोटर में अलग कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका KW1 N1 मतलब क्या, पर फेज जो भी आपका नंबर ऑफ टर्न्स है स्टेटर का, और जो आपका मेन फ्लक्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, इन दोनों के बीच में, वो यहाँ पे मैं लिखता हूँ E1 मेरा है √2π फ्रीक्वेंसी F1 KW1 N1 और यहाँ पे फ्लक्स, ठीक है, राइट। और अब यही अगर थ्योरी भी पढ़ेंगे तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है भाई, सेम चीज़ लिखा हुआ है। रोटर वाइंडिंग इज अज्यूम टू बी ओपन सर्किट, रोटर को हम लोगों ने ओपन रखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या, रोटर के अंदर सिर्फ और सिर्फ EMF इंड्यूस्ड होगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। सो डैट द रोटर करंट इज जीरो, रोटर करंट जीरो, इसका मतलब क्या है, ये ओपन सर्किट है, ठीक है, ये केस चल रहा है आपका। एंड नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इज डेवलप, एप्लीकेशन ऑफ 3 फेज बैलेंस वोल्टेज लाइन फ्रीक्वेंसी F1 टू द, मतलब यहाँ पे हम लोगों ने F1 फ्रीक्वेंसी का इसमें सप्लाई दिया है, ठीक है। अब इसके चलते आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, सीधी सी बात है, रोटर के कंडक्टर को एक तरीके से कट करेगा तो सीधी सी बात है वही सेम फ्लक्स क्या होगा, स्टेटर के भी कंडक्टर को एक तरीके से कट करेगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है E1 इंड्यूस्ड होगा यानी स्टेटर वाइंडिंग के अंदर, और इसी तरीके से आपका रोटर में जो EMF इंड्यूस्ड होगा जिसको हम E2 बोलेंगे यहाँ पे। और क्योंकि अभी भाई स्टैंड स्टील लेकर के चला है हम लोगों ने, तो सीधी सी बात है दोनों जगह फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा आपका, सेम हो जाए। यहाँ पे KW2 रखना होगा, ठीक है। KW2 मतलब रोटर का जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन ये फैक्टर है, ये सॉरी वाइंडिंग फैक्टर है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए, अब इन दोनों को अगर रेशियो के टर्म में देखें, मतलब रेशियो अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, और यहाँ पे मेंशन किया गया है कि रोटर आपका क्या है अभी स्टैंड स्टील पे, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी F1 ले रहे हैं, FR इक्वल टू FS है अभी, ठीक है। इसका अगर रेशियो लेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, E1 बाई E2 बराबर 2π से 2π कैंसिल आउट हो जाएगा, फ्लक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, F कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो ये कांस्टेंट वैल्यू होता है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ भी, K इंटू N1 डिवाइडेड बाई, इसका भी अपना ये KW2 वाइंडिंग फैक्टर या कांस्टेंट वैल्यू होगा, तो ये यहाँ पे मैं, क्योंकि दोनों अलग अलग वैल्यू होगा ना भाई न्यूमेरिकल बेसिस पे, तो इसको K डैश मान लेते हैं, तो K रहता था, ठीक है, N2, ठीक है। तो उसको ओवरऑल जब मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई का नंबर ऑफ पर फेज के हिसाब से, तो क्या हो जाए आपका ये N1 डैश मान लेते हैं, और इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे इसका जो भी है तो इसको मान लेते हैं N2 डैश, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हो गया यहाँ से अगर देखें तो E1 डिवाइडेड बाई E2 इक्वल टू N1 डैश डिवाइडेड बाई
N2 डैश, ठीक है। तो ये जो है रिलेशन आपके इंडक्शन मोटर में भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन कब? स्टैंड स्टिल के केस में। अगर वही देखिए, अभी वो सब पढ़ने से पहले यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। तो मतलब ये जो आपका वोल्टेज रेशियो आ गया ना यहाँ पे भाई, नंबर ऑफ टर्न्स के रिस्पेक्ट में, क्या है आपका ट्रांसफार्मर की तरह तो है, यही लिखा है। ये जो इक्वेशन है आपका 6.3 इज सिमिलर टू द वोल्टेज रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर, क्योंकि ट्रांसफार्मर में भी क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स के हिसाब से E1 डिवाइड बाई E2 इक्वल टू N1 डिवाइडेड बाई N2 होता है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर की तरह है। इसका मतलब दस अ वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर एट स्टैंड स्टिल। वाउंड रोटर क्यों ब्रो? वाउंड रोटर इसलिए क्योंकि जब आप केज वाला लेकर के चलेंगे ना, तो केज में तो भाई उसमें तो बार होता है, एल्युमिनियम बार होता है, तो उसमें आपका KW नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो वही है जो आपका स्लिप रिंग होता है, फिर कहीं वाउंड रोटर जो इंडक्शन मोटर होता है एट स्टैंड स्टील जो होता है, वो सिमिलर होता है किसकी तरह? ट्रांसफार्मर की तरह, ठीक है। और एट नो लोड पे, ठीक है। मतलब भाई नो इंडक्शन मोटर एट नो लोड पे रहेगा, कौन सा? वाउंड रोटर, ठीक है। तब वो कैसा बिहेव करेगा? ट्रांसफार्मर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। और इसमें वही लिखा हुआ फर्दर द रिजल्टेंट म्यूचुअल फ्लक्स, क्योंकि पता है प्राइमरी और सेकेंडरी जो आपका वाइंडिंग था ट्रांसफार्मर का, या फिर कहिए आप अभी इंडक्शन मोटर ले लीजिए, तो इनके बीच में क्या था? एक म्यूचुअल फ्लक्स एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है। इन ट्रांसफार्मर इज ड्यू टू द कॉम्बाइंड एक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी MMF, ठीक है। मतलब भाई यही है कि यहाँ पे आपका क्या है, एक मेन फ्लक्स सेटअप हुआ, अब इसमें करंट फ्लो हो रहा था, तो ये एक तरीके से क्या कर रहा था, इसको अपोज कर रहा था। तो ओवरऑल एक ही फ्लक्स एग्जिस्ट कर रहा है ना इसमें, लेकिन अभी तो हम लोग नो लोड पे लेके चल रहे हैं, इसका मतलब कैसे? सिर्फ एक ही फ्लक्स इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो वही बोल रहा है द रिजल्टेंट म्यूचुअल फ्लक्स इन अ ट्रांसफॉर्मर इज ड्यू टू द कॉम्बाइंड एक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी MMF। सिमिलरली इन इंडक्शन मशीन जो आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इज ड्यू टू द कंबाइंड एक्शन ऑफ बोथ स्टेटर एंड रोटर, ठीक है। क्योंकि दोनों क्या एक तरीके से सिंक्रोनस स्पीड पे घूम रहा है ना, दोनों सेम स्पीड पे। इसका मतलब क्या? दोनों एक तरीके से जो इनके बीच में एंगल है, लोड एंगल, ठीक है, हमेशा लोड एंगल कांस्टेंट बना हुआ है, मेंटेन हो रखा है, ठीक है। तो सीधी सी बात है आपका क्या है, इसका मतलब क्या? दोनों एक मतलब सेम स्पीड पे घूम रहा है, ठीक है। और दोनों सेम स्पीड पे घूमने के कारण क्या होता है? एक ओवरऑल मतलब फ्लक्स बनता है भाई, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि कभी भी इंडक्शन मोटर में या फिर इंडक्शन मशीन में दो फ्लक्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि दोनों सेम स्पीड पे घूम रहा है, रोटर का भी फ्लक्स और स्टेटर का भी फ्लक्स। तो ओवरऑल क्या होता है, जैसे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है, चार पोल का दिखा देते हैं, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। ये स्टेटर का है, गोल गोल घूम रहा है इसके स्पीड पे, ठीक है। अब इसी में आपका रोटर भी बनेगा, रोटर का भी होगा, चार पोल बनेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं इधर आपका नॉर्थ, ओह इसको बड़ा बनाना पड़ेगा, नॉर्थ साउथ। अब रोटर इसमें दिखाऊं तो इसमें मान लेते हैं ये आपका बना है नॉर्थ, ठीक है। यहाँ पे दिखा साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है। तो इनके बीच में जैसे नॉर्थ नॉर्थ, ये ओवरऑल एक पोल बना के दिखाएगा, ठीक है। ये ओवरऑल एक पोल बन जाएगा, ये ओवरऑल एक पोल, ये ओवरऑल एक पोल, ठीक है। और ये पकड़ करके पूरा एक तरीके से घूमेगा, लेकिन इनके बीच में क्या होगा? हमेशा एक लोड एंगल मेंटेन होगा, ठीक है। तो ओवरऑल एक ही फ्लक्स एग्जिस्ट करता है, ओके। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ द रोटेटिंग एयर गैप फ्लक्स जनरेट काउंटर EMF, यानी स्टेटर में भी एक EMF इंड्यूस्ड होगा E1, ठीक है, जो जिसका हम लोगों ने अभी देखा था, बताया मैंने आपको, ताकि जो आपका मेन वोल्टेज है उसको एक तरीके से अपोज कर सके एज ए ट्रांसफार्मर इन लोडेड। बस कोई पढ़ने का मतलब नहीं है भाई, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया, और ये भी चीज़ बताया मैंने आपको कि ट्रांसफार्मर जो नो लोड पे होता है, सिर्फ उसे मैग्नेटाइजिंग करंट खींचता है ना, तो काफ़ी स्मॉल होता है, 2 से 5% होता है। लेकिन भाई इंडक्शन मोटर जो होगा, फिर इंडक्शन मशीन नो लोड पे क्या होगा? आपका मैग्नेटाइजिंग करंट ज़्यादा खींचता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें एयर गैप रहता है, यानी एयर कोर की तरह ही बिहेव करता है, ठीक है। और वही आपका ट्रांसफार्मर क्या था? आयरन कोर की तरह एक तरीके से बिहेव कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने आयरन पाथ दिया हुआ है, ओके। और देखिए अब इस लाइन को पढ़ते हैं, बोल रहा है ट्रांसफार्मर में आपको पता है भाई कि जैसे हम लोग ट्रांसफार्मर को लोड लगाएंगे, ठीक है, लोड लगाना मतलब सेकेंडरी को जैसे हम लोग लोड लगाएंगे, ठीक है, तो इसके अंदर I2 फ्लो होगा, I2 फ्लो होने के चलते एक फ्लक्स बनेगा फाई टू क्या करता है? इस मेन फ्लक्स को कम कर देता है, कमजोर कर देता है, ठीक है। फ्लक्स कमजोर हो गया तो सीधी सी बात, जहाँ पर E1 बना हुआ था आपका d∅1/dt के कारण, तो d∅1 ये खुद कमजोर हो गया, ये खुद कमजोर हो गया, इसका मतलब E1 आपका कम हो गया, E1 कम हो गया तो सीधी सी बात है, इधर जो आपका मेन वोल्टेज लगा हुआ है ना VT, इनके बीच में वोल्टेज डिफरेंस ज़्यादा हो गया। वोल्टेज डिफरेंस ज़्यादा होता है, जैसे मेरा एक एक्स्ट्रा करंट फ्लो होता है I1 डैश, और ये एक्स्ट्रा करंट क्या करता है? फिर से फ्लक्स को क्या करता है? मजबूत कर देता है, ठीक है, ताकि ये फिर से क्या कर सके, यहाँ पे जो भी लोड लगाया उस लोड को ये पावर दे सके, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि ट्रांसफार्मर में जैसे ही लोड लगाते हैं, MMF जो होता है सेकेंडरी करंट के चलते प्राइमरी MMF के साथ रिएक्ट करता है और उसको कमज़ोर करता है, जिसके कारण आपका क्या होता है? फिर से उधर से एक्स्ट्रा करंट आता है वोल्टेज डिफरेंस होने के कारण, ठीक है। तो वही चीज़ है, अगर हम लोग यही चीज़ मोटर में देखें तो यहाँ से पढ़ते हैं सिमिलरली विद द इंक्रीज इन द शाफ्ट लोड, यानी इंडक्शन मोटर के शाफ्ट पे लोड बढ़ेगा
तो सीधी सी बात है, रोटर थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा। रोटर स्लो डाउन हो जाता है, इनके बीच में जो फ्लक्स घूम रहा था उनका रिलेटिव स्पीड ज़्यादा हो जाएगा, यानी फ्लक्स अब तेज़ी से कट करेगा। तेज़ी से कट करना मतलब ईएमएफ ज़्यादा इंड्यूस्ड होगा, करंट ज़्यादा आएगा I2, ठीक है। उसके चलते आपका ये मैग्नेट ज़्यादा बनाएगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिक इसमें क्या होगा, टॉर्क ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो सेम है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ए 3-फेज इंडक्शन मोटर विथ इट्स ब्लॉक रोटर बिहेव टू सिमिलर टू अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन। देखिए क्या बोला ये इंपॉर्टेंट लाइन है भाई। देखिए यहाँ पे मैं पहले इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाता हूँ। ये मान लेते हैं स्टेटर का हो गया आपका R1 X1। स्टेटर में आपका कोर है, तो कोर को मैं दिखा देता हूँ इस तरीके से, और इधर मेरा एक तरीके से R2 JX2, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर का मैंने यहाँ पे दिखा दिया, यहाँ पे मैंने प्राइमरी एक्साइटेशन दे दिया, ठीक है। अब यही सेम चीज़ यहाँ पे हम लोग इंडक्शन मशीन के लिए भी दिखा सकते हैं। आपका R1 JX1, ये आपका कोर, ये आपका वाइंडिंग यानी रोटर का वाइंडिंग मैंने यहाँ पे दिखाया है। यहाँ पे आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा E2, यहाँ पे आपका रिएक्टेंस JX2, और यहाँ पे आपका इस तरीके से दिखाना पड़ेगा R2/S, ठीक है। अब समझिए, अगर मैं रोटर को ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है। ब्लॉक करने का मतलब क्या, रोटर को मैं घूमने नहीं दे रहा हूँ। रोटर को घूमने का मतलब नहीं है, आई मीन रोटर अगर घूम नहीं रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, NR आपका इक्वल टू 0, ठीक है। NR इक्वल टू अगर 0 हो गया, इसका मतलब क्या, स्लिप का वैल्यू आपका क्या है, 1। स्लिप का वैल्यू अगर 1 है तो समझिए यहाँ पे अगर स्लिप का वैल्यू में अगर मैं 1 रखता हूँ भाई, या फिर ऐसा समझिए ये ट्रांसफार्मर है ना, ठीक है। ये एक्समर का मैंने यहाँ पे ट्रांसफार्मर का ये इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम दिया। ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट कहने का मतलब क्या होता है कि इसका सेकेंडरी साइड में सिर्फ और सिर्फ R2 होता है और सिर्फ X2 होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट हो चुका है ट्रांसफार्मर आपका, ठीक है। तो वही चीज़ है कि अगर आपने रोटर को ब्लॉक किया, स्लिप इक्वल टू 1 हो जाएगा आपका, क्योंकि रोटर घूम नहीं रहा है, ठीक है। यानी S इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो S तो यहाँ से खत्म हो जाएगा भाई। R2 डिवाइडेड बाय 1 तो क्या होगा, R2 ही ना होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका X2 बचा यहाँ पे और सिर्फ R2 बचा यहाँ पे, ठीक है। और वही चीज़ यहाँ पे R2 देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी आपका X2 मिल रहा है। इसका मतलब क्या, ये भी क्या होगा, एक तरीके से शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। मतलब ये पूरा पूरा इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम क्या होगा, ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम से मैच करेगा कि नहीं करेगा, बोलिए। यहाँ पे शॉर्टेड है, इसका मतलब यहाँ पे भी तो यही है ना भाई। इसमें क्या बचा, सिर्फ X2 है और R2 है बस, ठीक है। इसका मतलब क्या कि जब आप रोटर को ब्लॉक करेंगे तो वहाँ पे जो इंडक्शन मोटर होता है, फिर इंडक्शन मशीन होता है, ये कैसा काम करता है, फिर कैसे बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किटेड ट्रांसफार्मर की तरह, ठीक है। और वही जब आपका मान लेते हैं रोटर धीरे धीरे स्पीड पकड़ेगा तो सीधी सी बात है, स्लिप का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक तरीके से 0.2 0.6 0, ठीक है। मतलब चेंज होने लगेगा, क्योंकि ये पॉइंट में तो ओवरऑल क्या हो जाएगा आपका, ऊपर जाके यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई होगा। मतलब ओवरऑल क्या होगा आपका, ये रेजिस्टेंस एक तरीके से बढ़ने लगेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस बढ़ने लगेगा तो सीधी सी बात है, कोई क्या होगा, इसके अंदर एक तरीके से करंट कम फ्लो होने लगेगा। और होना भी चाहिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक तरीके मैनुअल वे में समझा हुआ है कि स्टार्टिंग में आपका क्या होता है, d∅dt काफ़ी तेज होता है, क्योंकि स्लिप स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। उसके कारण E2 ज़्यादा आएगा, करंट भी आपका ज़्यादा आएगा। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में स्टैंड स्टिल में क्या है, स्लिप का वैल्यू 1 है। स्लिप का वैल्यू 1 है मतलब क्या, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर क्या है, मतलब रेजिस्टेंस कम है ना भाई, R2 का वैल्यू कम है, तो समझिए सीधे से प्लेन शॉर्ट सर्किट है। इसका मतलब क्या, आपका ये बहुत लार्ज करंट खींचेगा, राइट। और जो मैंने स्टार्टर में आपको दिखाया था वो कुछ यही केस था, क्योंकि वहाँ पे रोटर के शाफ्ट में क्या है, इनर्शिया है, मास है, ठीक है। वो तुरंत ही घूमना स्टार्ट करता है। इसका मतलब क्या, स्टार्टिंग में आपका स्लिप का वैल्यू 1 है, उसके कारण ये ओवरऑल क्या है, एक तरीके से X2 बचा और R2 बचा, यानी शॉर्ट सर्किट तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। लेकिन वही जब आपका रोटर एक तरीके से स्पीड पकड़ता है, स्पीड पकड़ने का मतलब है धीरे धीरे आपका स्लिप का वैल्यू चेंज हो रहा है। स्लिप का वैल्यू चेंज हो रहा है, मतलब क्या, R2 एक तरीके से बढ़ने लगेगा, R2 बढ़ने लगेगा, सीधी सी बात है आपका I2 क्या हो जाएगा, घटने लगेगा, ओके। तो ब्लॉक रोटर जब रहेगा तो स्लिप का वैल्यू 1 होता है, और यहाँ पे ओवरऑल क्या है, ये शॉर्ट सर्किट ट्रांसफार्मर की तरह बिहेव करेगा आपका ये। और इसी में भाई जैसे मैं सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी का यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। R2/S, ठीक है, ये आपका JX2। अब समझिए सिर्फ सेकेंडरी में दिखा रहा हूँ।
अगर मेरा स्लिप का वैल्यू मान लेते हैं लेट से 0 हो गया। 0 कब होगा? जब NS इक्वल टू NR हो जाएगा। NS इक्वल टू NR कब होता है? एट नो लोड पे, ठीक है। नो लोड पे एक तरीके से क्या है, रोटर के साफ्ट पे कोई लोड नहीं है तो सीधी सी बात है ज़्यादा NR पकड़ेगा, मतलब NR इसका अच्छा खासा होगा, ठीक है। फिर कहिए सिंक्रोनस स्पीड के बहुत करीब होगा, ठीक है। तो स्लिप लेट से 0 या फिर कहिए स्लिप आपका काफ़ी एक तरीके से स्मॉल है, 0 के करीब है, तो ये R2 क्या हो जाएगा एक तरीके से बहुत लार्ज हो जाएगा भाई। R2 डिवाइडेड बाई समथिंग 0 है, सो 0 से क्या ओवरऑल इन्फिनाइट आएगा। इन्फिनाइट आने का मतलब क्या है कि आपका ये एक तरीके से ओपन सर्किट हो चुका है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर का अगर मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी पोर्शन दिखाऊं, ठीक है, ये आपका JX2, ये आपका R2, ये आपका E2, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रांसफार्मर को ओपन दिखाते हैं ना हम लोग। तो इंडक्शन मशीन में ये ओपन ट्रांसफार्मर की तरह कब करेगा काम, ओपन सर्किट की तरह, जब यहाँ पे R2/S, जहाँ पे S इक्वल टू क्या हो जाए 0 हो जाए, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा। तो भाई ओवरऑल आपको ये समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफार्मर की तरह हम लोग इंडक्शन मशीन को क्यों बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें कुछ कुछ आपका मैच कर जाता है। यहाँ पे मैंने वही बताया था स्टार्टिंग में कि मैनी रिस्पेक्ट में आपका जो इंडक्शन मोटर होता है ये क्या होता है, ट्रांसफार्मर की तरह ही होता है। ओके, तो इसमें आपको क्या क्या मैच किया, नो लोड वाला कंडीशन एट नो लोड, ठीक है। तो नो लोड कब आएगा इंडक्शन मशीन में, या फिर कहिए इंडक्शन मोटर आपका नो लोड की तरह कब बिहेव करेगा, तो जब आपका स्लिप का वैल्यू एक तरीके से अप्रॉक्सीमेटली 0 हो जाए। और अप्रॉक्सीमेटली 0 कब होता है, जब NR इक्वल टू NS हो जाए। और ये कब कंडीशन आएगा, तो जब आपका इंडक्शन मोटर एक तरीके से इटसेल्फ नो लोड पे हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि नो लोड पे है का मतलब साफ्ट एक तरीके से फ्रीली घूमेगा आपका, ओके। और नो लोड पे आपको पता है सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटाइजिंग करंट खींचता है, तो मैग्नेटाइजिंग करंट इसमें क्या होगा, ज़्यादा खींचेगा। क्यों? क्योंकि इसको एयर गैप में एक तरीके से फ्लक्स को मेंटेन करना है, ठीक है, ओके। और वही शॉर्ट सर्किट तरह कब बिहेव करेगा, एक तो स्टार्टिंग केस में, क्योंकि स्टार्टिंग में आपका क्या होता है, इनर्शिया होने के चलते रोटर घूमेगा नहीं, यानी S इक्वल टू 1 रहेगा आपका हमेशा, ठीक है। तो एक स्टार्टिंग कंडीशन में आपका ये शॉर्ट सर्किट तरह बिहेव करेगा, इसलिए ये काफ़ी हैवी करंट खींचता है। और दूसरा, जब हम लोग इसका रोटर ब्लॉक कर देंगे उस केस में, ठीक है। तो वही आपका लिखा हुआ है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर विथ इट्स रोटर ब्लॉक बिहेव सिमिलर टू अ ट्रांसफार्मर अंडर शॉर्ट सर्किट, ओके। आगे पढ़ते हैं। इन एडिशन स्टेटर एंड रोटर वाइंडिंग ऑफ इंडक्शन मशीन पोजेज रेजिस्टेंस, मतलब सीधी सी बात है, जैसे हम लोग का ट्रांसफार्मर में रेजिस्टेंस रिएक्टेंस आ रहा था वाइंडिंग के चलते, ठीक है, लीकेज फ्लक्स के चलते, उसी तरीके से आपका यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, जनरलाइज ट्रांसफार्मर, मतलब जो भी इंडक्शन मशीन होता है उसको हम लोग जनरलाइज मतलब ट्रांसफार्मर की तरह ही हूबहू है, ओके। बस इसमें क्योंकि देखिए बोल रहा है इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट फॉर द स्टेटर वाइंडिंग ऑफ इंडक्शन मशीन ट्रीटेड एज अ प्राइमरी, मतलब स्टेटर वाइंडिंग जो होगा इंडक्शन मशीन का उसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग की तरह ट्रीट करेंगे, और जो रोटर वाइंडिंग होगा उसको हम लोग सेकेंडरी की तरह करेंगे, ठीक है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है भाई, द फेजर डायग्राम, मतलब वही इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम से जैसे हम लोगों ने फेजर डायग्राम बनाया था ट्रांसफार्मर का, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे 1 मतलब प्राइमरी के लिए पुट कर रहे हैं और 2 मतलब सेकेंडरी के लिए पुट कर रहे हैं, ओके। और इसमें देखिए इसमें एक और चीज़ है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे भाई ट्रांसफार्मर में भाई क्या होता है, हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग यूज़ करते हैं ना। कॉन्सेंट्रेटेड कहने का मतलब ये आपका पूरा पूरा ऐसा कोर था, इसी कोर पे आपने इस तरीके से लपेट दिया, इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन किया क्या, नहीं किया आपने, ठीक है। शॉर्ट पिच कॉइल कर रहे हैं, फुल पिच कॉइल, कोई लेना देना नहीं इसमें, तो हम लोग बस इस तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग कर दिया हम लोग, ठीक है। इसलिए इसमें कभी भी आपका KW यानी वाइंडिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, यानी KD और KP का कॉन्सेप्ट नहीं आने वाला यहाँ पे, ठीक है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि द वोल्टेज रेशियो ऑफ इंडक्शन मशीन इंक्लूडेड, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा वोल्टेज रेशियो के हिसाब से क्या आ रही है आपके KW आ जा रहा है ना, समझ रहे बात को। तो वही है कि वोल्टेज रेशियो जो मिलेगा आपको इंडक्शन मशीन का, इसमें क्या होता है, वाइंडिंग फैक्टर होता है स्टेटर का भी और आपके रोटर का भी, बिकॉज द स्टेटर एंड रोटर वाइंडिंग आर डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग द एयर गैप, मतलब सर्कुलर है उसमें पूरा पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। लेकिन वही ट्रांसफार्मर में क्या करते हैं हम लोग, सेकेंडरी हो या फिर प्राइमरी वाइंडिंग, उसमें हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग यूज़ करते हैं, इसलिए उसमें आपका वाइंडिंग फैक्टर का कोई लेना देना नहीं है। एक इंपॉर्टेंट लाइन और समझिए, आपका जो फ्लक्स यूज़ होता है किसमें, इंडक्शन मशीन में, क्योंकि इंडक्शन मशीन रोटेटिंग फ्लक्स है, तो ये फ्लक्स क्या होता है, एवरेज होता है, ठीक है। ये जो आपका इक्वेशन बना 6.2 और ये 6.3, इसमें जो फ्लक्स है ये एवरेज फ्लक्स है, मतलब रोटर और स्टेटर को मिला करके जो आपका बन रहा है नेट फ्लक्स, ठीक है। लेकिन वही अगर हम लोग यहाँ पे ट्रांसफार्मर की बात करें, जो ट्रांसफार्मर के EMF इक्वेशन में जो फ्लक्स होता था हम लोग वहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यही है कि नो लोड पे आपका यहाँ पे इंडक्शन मोटर कितना करंट खींचेगा, 30 to 50%, ठीक है। और फुल लोड करंट क्यों, क्योंकि भाई इसको मैग्नेटाइजिंग करंट एक तरीके से ज़्यादा बनाना होता है, ओके। यही डिफरेंस है, क्योंकि इंडक्शन
ये ट्रांसफार्मर क्या करता है, नो लोड पे काफ़ी कम खींचता है ना रेटेड का कितना, सिर्फ 2 से 5 या 6%, ठीक है। लेकिन ये 30 to 50% खींचेगा नो लोड पे। क्यों? क्योंकि इसको एयर गैप में एक तरीके से उतना हैवी एमएमएफ मेंटेन करके रखना है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग जो ट्रांसफार्मर में हम लोग का कंप्लीट पाथ होता है, जिसके चलते फ्लक्स प्राइमरी से सेकेंडरी में लिंक करता है, वो लो रिलक्टेंस पाथ होता है, यानी आयरन कोर यूज़ करते हैं। वेयर एज जो हम लोग का म्यूचुअल फ्लक्स है इंडक्शन मोटर के केस में, वो एयर गैप से होकर के स्टेटर टू रोटर जाता है, ठीक है। इसलिए हम लोग को वहाँ पे मतलब सेम फ्लक्स को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, ज़्यादा देना पड़ता है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, सिंस द रिलेक्टेंस ऑफर्ड बाय, देखिए यहाँ पे, सिंस रिलेक्टेंस ऑफर्ड टू द म्यूचुअल फ्लक्स इन इंडक्शन मोटर इज मोर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर गैप, ठीक है। तो रिलेक्टेंस ज़्यादा, तो सीधी सी बात है, आपको मैग्नेटाइजिंग करंट ज़्यादा देना पड़ जाएगा। तो वही सब लिखा हुआ भाई। आगे पढ़ते हैं, इंडक्शन मोटर द मैग्नेटाइजिंग करंट, क्योंकि भाई अब मैग्नेटाइजिंग करंट देखिए इसका क्या मतलब है। आपको पता है नो लोड, ठीक है। नो लोड मतलब इधर कोई करंट नहीं आएगा सेकेंडरी साइड में, मतलब क्या, सिर्फ और सिर्फ हम लोग यहाँ पे कोर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इधर आपका अगर मैग्नेटाइजिंग करंट काफ़ी लार्ज है, तो सीधी सी बात है भाई, यहाँ पे जो एल बनेगा, ठीक है, काफ़ी लार्ज होगा ना। तो वही लिखा हुआ है, इन इंडक्शन मोटर द मैग्नेटाइजिंग करंट, ठीक है। मैग्नेटाइजिंग मतलब नो लोड पे क्या है भाई, कोई लोड नहीं है, मतलब सीधी सी बात है, पूरा पूरा जो आपका करंट जा रहा है किस में जा रहा है, रेजिस्टेंस, जो कोर का रेजिस्टेंस होता है काफ़ी स्मॉल वैल्यू होता है, ठीक है। तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ यही ना, जिसको हम लोग यहाँ पे इंडक्टर के रूप में दिखाते हैं। तो ये क्या है, प्योर एक तरीके से, मतलब ज़्यादा ये लैगिंग नेचर का हो जाता है, ठीक है। तो नियरली अप्रॉक्स कितना 90 डिग्री से लैग करने लगता है। 90 डिग्री से लैग करना मतलब प्योर इंडक्टिव है। प्योर इंडक्टिव होने का मतलब क्या है, सीधी सी बात है, आपका जो करंट होगा, ठीक है, मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होगा, वो आपके वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर रहा है। 90 डिग्री लैग करने का मतलब क्या, आपका पावर फैक्टर बहुत ही घटिया है, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल काफ़ी ज़्यादा है, अप्रॉक्स 90 है, ठीक है। तो ये जो आपका पावर फैक्टर होगा नो लोड पे, वो क्या होता है, बहुत ही घटिया होता है, 0.15, ठीक है, इतना घटिया होता है। और वही जब ये रोटेट करना स्टार्ट करता है, ठीक है, रोटेट कहने मतलब जब हम लोग लोड लगाएंगे भाई, ठीक है, तो लोड लगाते ही हम लोग का पावर फैक्टर धीरे धीरे इंप्रूव होने लगता है। बोलिए वो कैसे इंप्रूव होता है, तो उसको भी हम लोग आगे वाले लेक्चर में कवर कर लेंगे। अभी फिलहाल ये समझिए, ये हम लोग का लास्ट लाइन है, क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो गया होगा ये। तो ये स्टार्टिंग में मतलब नो लोड पे आपका पावर फैक्टर काफ़ी घटिया होता है, और घटिया इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग करंट ज़्यादा देना पड़ रहा है, क्योंकि एयर गैप आ रहा है, ठीक है। इसलिए अगर हम लोग को पावर फैक्टर इंप्रूव करना है, नो लोड पावर फैक्टर अगर आपको इंप्रूव करना है, तो एयर गैप जो होगा स्टेटर और रोटर के बीच में आपको कम से कम रखना होगा, ठीक है। और मतलब जितना मैकेनिकल पॉसिबल है, क्योंकि भाई रोटर और स्टेटर में एयर गैप क्यों देना पड़ रहा है, ताकि आपका रोटर एक तरीके से फ्रीली घूम सके, ठीक है। तो हम लोग मैकेनिकल पॉसिबिलिटी के हिसाब से कम रखेंगे, ताकि हम लोग का एयर गैप कम हो, जिसके चलते हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट एक तरीके से क्या हो, कम देना पड़े, ओके, ताकि हम लोग का पावर फैक्टर एक तरीके से बढ़िया हो मशीन का। बाकी आपका यहाँ से प्रिंसिपल बता दिया मैंने आपको, ठीक है, यानी पूरा पूरा अभी ये सब हम लोगों ने समझ लिया था। रोटर फ्रीक्वेंसी भी समझ लिया, उसके बाद हम लोगों ने रोटर करंट पावर फैक्टर ये सब समझ लिया, यहाँ तक समझ लिया, ओके। उसके बाद फिर हम लोग को यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है लॉसेस एंड एफिशिएंसी, तो इसमें कुछ बचता नहीं भाई, क्योंकि मैंने आपको ये पूरा पूरा बता दिया, ठीक है, ओके। और इसका पूरा पूरा फार्मूला भी बता दिया, और ऑलरेडी बताया कि एक लेक्चर बना ऑलरेडी, IEEE लिखिएगा और आगे पावर फ्लो लिख दीजिएगा इंडक्शन मशीन करके, आ जाएगा आपका वो लेक्चर। अब हम लोग का भाई यहाँ पे ये वाला इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम देखना है कि रिफर्ड करके कैसा होगा। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे फेजर डायग्राम के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद और देख लूँगा, अगर कुछ और कवर हो जाएगा तो वो भी कर लेंगे कवर। उसके बाद फिर सिंक्रोनस मशीन स्टार्ट कर देंगे।